फादर की लाइफ को कैसे देखते हो यार? मतलब ऑटो ड्राइवर की जिंदगी तो मतलब समझो हार्ड बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा हार्ड। मेरे को ये मानना होता है कि क्योंकि मैं खुद भी यार यूट्यूब से ही पढ़ के आगे बढ़ा, एग्जैक्ट। ठीक है। अब मैंने अगर यूट्यूब वीडियो देखी तो ये बात तय है कि रिकमेंडेशन मूवीज भी आ रही है, अच्छी वीडियो भी आ रही है। तो यार ये फोकस कैसे मेंटेन होता है फिर? ये तुम्हारे केस में क्या सीन था? सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। बट यार कहीं भी एक बार नहीं आया कि यार शायद कोचिंग लेने की जरूरत है भाई। ये कभी एक बार नहीं आया यार कोचिंग में पापा से मुझे कहने की मन नहीं करा। नहीं, डेफिनेटली नॉट बट जब पहला इंटरव्यू दिया तो उसकी यादें कुछ अच्छी होती हैं। बहुत क्या याद है तेरी भाई? उसके अंदर उन्होंने पूछा कि अंकुर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर क्या है। अब फेवरेट कैरेक्टर में नॉर्मली मैं अर्जुन बोल सकता था या फिर मैं बोल सकता था कि कर्ण है, कृष्ण है। अब मुझे लगा कि मुझे अलग दिखाना है, फ्रेश ही वो ड्रामा चल रहा था मेरा, मैंने बोल दिया शकुनी। हमेशा जीटीओ में जब आपके डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, तो वहाँ पर एक बंदा हमेशा ग्रुप में मिलेगा जो डोमिनेट करेगा। वो मैं नहीं था, इस बार कोई और मिल गया था। तो वो क्या कर रहा था, तो मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वो क्या करता था, मेरी बात काट के अपनी बोलनी शुरू कर दी। पहली बार हुआ इट्स ओके, दूसरी बार हुआ इट्स ओके, तीसरी बार में जैसे उसने बोला करेक्ट किया मुझे, फिर कट के अपनी बात बोलनी शुरू करी। मेरे मुझसे सबसे पहले निकल के चिल्ला के, मैंने क्या कर रहा है, सुन भी ले। जय हिंद गाइस, आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं अंकुर कौशिक से, जो कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। उसने अपनी जिंदगी में कई बार फेलियर देखे। उसका सपना फौज ज्वाइन करने का एक बार में नहीं हुआ। उसने एक बार फेलियर देखा, दो बार देखा, मल्टीपल टाइम्स देखे, पर उसने गिव अप नहीं किया। और मैं ऐसी ही स्टोरी आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। उसकी प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है ना, वो स्ट्रैटेजी मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दी है। आपको सिंपल टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लेना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं जब आपकी मुलाकात अंकुर कौशिक से कराने जा रहा हूं तो मैं गूज़बम्प वाली स्टोरी दे रहा हूं आपको, तो मिस आउट मत करना। अब मुलाकात करते हैं अंकुर कौशिक से। इसरो ने आज से कुछ साल पहले खबर दी थी कि वो चांद पे ऑटो ग्रेड पे पहुंच गए, ठीक है ना। भाई के फादर ऑटो चलाने वाले हैं और भाई की गाड़ी रिकमेंडेशन तक पहुंच चुकी है। अब अकेडमी बस लैंड होने वाली है, बस इतनी कहानी बची है। और अंकुर भाई, कभी ऐसा टाइम था यू नेवर वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस? Exactly. क्या कहानी है? देखिए, आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने का मतलब सीधा होता है कि आप परदेसी हो गए। अपनी फैमिली के साथ में रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी फैमिली एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे बताया कि ऑटो ड्राइवर है पिताजी। तो एक बेसिक नीड मेरी यही थी कि मैं पिताजी को हेल्प कर सकूं और अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। बेसिक सिर्फ इतना था। तो आर्म फोर्सेज में जाना दूर दूर तो कहीं प्लान में नहीं था। मैं फिर बैंक प्रिपरेशन करने लगा पीओ के लिए, और फिर इवेंचुअली वही प्रिपरेशन मेरी आगे चलती रही। तो फैमिली को बेसिक हेल्प देनी थी और इसलिए आर्म फोर्सेज में मेरे को दूर दूर तक नहीं जाना था। इवेंचुअली 2018 में मैंने टीएस एंट्री दी थी, बट टीएस एंट्री में मैं स्क्रीन आउट हुआ था, और बहुत बुरी तरह स्क्रीन आउट हुआ था, क्योंकि हिंदी मीडियम से था। तो बहुत क्लियर था कि कुछ भी करूंगा जिंदगी में, पर एसएसबी कभी नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी, आगे कुछ अटेम्प्ट दिए। बट ये हुआ कैसे, मतलब कि आर्म फोर्स में डिसाइड कर लिया कि मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा? ऐसा क्या खतरनाक लगा? देखिए, 2018 में जब मैं टीएस एंट्री के लिए पहुंचा था, तो सबसे बड़ा जो लैंग्वेज बैरियर था मेरे लिए, टीएस एंट्री में जैसी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई, मैंने स्टोरी अच्छी राइट की थी, नरेशन का टाइम आया, लड़के इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं यार, मैं तो समझ ही नहीं पाया इनको किस तरीके से टैकल करना है। तो मेरे हाथ कांप रहे थे उस टाइम पे। मैंने 2-3 वर्ड बोले, उन्होंने बोला नेक्स्ट। मैंने कहा चलिए फिनिश हो गया मेरा यहाँ का आज का। तो जब मैं वापस जा रहा था और लड़कों से बात भी कर रहा था, तो मतलब जो बोलते हैं ना पैशनेट, कि उनको सब कुछ पता आर्म फोर्स के बारे में, पेरेंट्स हैं जो डिफेंस से हैं या फिर नहीं भी हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिला हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है, मुझे तो प्रोसेस नहीं पता होता स्क्रीनिंग के दिन क्या क्या होता है। तो मैं चला गया ऐसे ही और बेइज्जती करा के फिर वापस लौट के आ गया, और ठीक है। तो फिर ऐसा 4 साल बाद हुआ क्या, 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ दैट यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, यू हैव जॉइन द एनसीसी? क्या कहानी है? देखिए, एनसीसी ज्वाइन करना तो ये था कि मुझे एक एक्स्ट्रा चीज अपनी करनी ही थी। अच्छा। कि पढ़ाई ही कर रहा था उस टाइम पे, तो एनसीसी तो वहां पर मैंने एक्स्ट्रा के लिए लिया था कि चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, ज्वाइन क्यों करनी है आर्म फोर्सेस, तो पिछले 1 साल में मेरे को पता चला। अब से पहले तो बस ऐसे ही था कि एसएसबी दे आते हैं, क्योंकि दूसरा एसएसबी था मेरा एफकेट का। तो मेरे फ्रेंड ने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। उस टाइम पर मैं बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो सेकंड एसएसबी में वहां पहुंचा, वहां पर मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो गया, क्योंकि उस टाइम तक मैं डिबेट्स इंग्लिश में देनी शुरू कर चुका था। हाँ। तो बहुत अच्छे से मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हुआ, कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। और जब कॉन्फ्रेंस में पहुंचा विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो लगा कि बहुत कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, चलो बस बहुत हो गया। उस टाइम पर भी मुझे आर्म फोर्सेज में नहीं जाना था, एसएसबी सिर्फ मेरे को मजा आने लगा था एसएसबी देने में। बस तय है ये। हाँ, बस मजा आ रहा है इसलिए। मजा आ रहा है, मैं एसएसबी सिर्फ इसलिए दे रहा था। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। जब कॉन्फ्रेंस आउट हो तो खुद पर प्राउड लेके आ रहा हूँ, यार बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता था कि हर एक दिन एसएसबी से बंदे बाहर होते हैं। मैं 5वें दिन तक पहुंच गया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट उसके बाद में मेरा 3rd अटेम्प्ट आया, कोस्ट गार्ड की डायरेक्ट एंट्री थी उस टाइम पे। तो
उस अटेम्प्ट में भी मेरे को गलत फहमी में रिकमेंडेशन मिले। कोस्ट गार्ड एक्चुअली क्या करता है, 2 रिकमेंडेशन देता है, हाँ। एक पीएसबी में, एक एफएसबी में। हाँ। मुझे दूसरे रिकमेंडेशन का नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि आप अगर पीएसबी क्लियर कर दो, जो कि मैं ऑलरेडी एफकेट में क्लियर कर दिया था, हाँ। स्क्रीनिंग। हाँ। तो मैंने कहा चलिए फिर तो मैं रिकमेंड हो गया, चलते हैं, नौकरी तो लग रही है। तो फिर मैंने स्क्रीनिंग दिया, स्क्रीनिंग में 170 बंदों की रिपोर्टिंग थी, 5 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे उस दिन, तो मैं उनमें से एक था। कॉन्फिडेंस बहुत था, मैंने कर दूंगा। फिर मैं वापस लौट गया, लौटे मैं घर पे कॉल कर दिया कि मैंने रिकमेंड हो चुका हूँ, मजे आ गए। खाली घर तक ही कॉल करता, कहीं और भी करते थे? दोस्तों पे सब जगह, अरे रिकमेंड होना हल्का होता है क्या? मेरे को ये नहीं पता था इससे मेरी लाइफ, क्योंकि मेरे को इतना पता रिकमेंड होना बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो पीएसबी में रिकमेंड हो गया, हालांकि वो स्क्रीनिंग ही थी, बट फिर बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि नहीं भाई एफएसबी होगा, और उसके अंदर प्रॉपर वही प्रोसेस होगा जो एसएसबी का होता है। तब जाके पता चला कि नहीं अभी और भी चैलेंज है। बट उसके बाद में मेरे को इतना तो था कि चलिए अब इज्जत बचाने वाली बात है, क्योंकि लोगों को बोल दिया रिकमेंड हो चुका हूँ। फिर थोड़ा प्रिपरेशन करना शुरू किया, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया कि इंटरव्यू को देख लेते हैं, बाकी साइक तो वही है कि जो जिंदगी भर किया है, और जीटीओ देखी जाएगी। जीटीओ के अंदर मुझे थोड़ा डर यही था कि मैंने कभी भी कोचिंग नहीं किया था, और जीटीओ के अंदर ग्राउंड टास्क हमेशा फंसाते हैं। तो मैंने जब पता किया कोस्ट गार्ड के बारे में, तो उसमें ग्राउंड टास्क होते ही नहीं है। अच्छा। तो वहां पर और मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि चलिए अगर मुझे जीटीओ तो हटा, चलो। हाँ, फिर जीटीओ हट गया। इंटरव्यू मेरा फॉर्चुनेटली अच्छा गया। साइक तो ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, आप हमेशा बेस्ट ही देते हो, बट पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। तो इवेंचुअली वहां से रिकमेंड हो गया था। बट जब पहला इंटरव्यू दिया तो उसकी यादें कुछ अच्छी होती हैं बहुत क्या याद है तेरी भाई? देखिए फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैं पहुंचा था, तो उस टाइम पे देखिए वही था कि मैंने गाइडेंस कोई किसी से कुछ ली नहीं थी। हाँ। तो उसके अंदर मुझे गलतफहमी ये थी कि इंटरव्यूअर को हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है। हाँ। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर वो कोई भी जियोपॉलिटिकल कुछ भी पूछ रहे हैं। सही बात है। अगर पर्सनल लाइफ पे है तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए। हाँ। बट मेरे साथ यही गलतफहमी थी कि, और मैं ये सोच के गया था हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इवेंचुअली एक गलत जगह लैंड किया। मेरा इंटरव्यू बहुत फ्लो में जा रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बट इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया, एनसीसी के रिगार्डिंग कोई बात चल रही थी। इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया, अंकुर व्हाट वाज द नेम ऑफ योर सीनियर इन एनसीसी। अच्छा। उस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा था सीनियर का नाम, तो मैं बोल सकता था सर आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा है। बट मुझे पता था आंसर देना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992 करके। हाँ। तो हर्षद मेहता बोल नहीं सकता था, मैंने बोल दिया सुनील मेहता। तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आई, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर कुछ और डिस्कशन चले, 15-20 मिनट बाद उन्होंने, मैं कुछ अच्छा इंटेंस आंसर दे रहा हूँ, उन्होंने बोला अंकुर व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एनसीसी ईयर, एंड आई वाज ब्लैंक एट द टाइम। मैं रुका 2-3 मिनट, का सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। वो नाम मुझे उस दिन याद नहीं आया, और आज तक मुझे वो नाम याद है कि मैंने वो ब्लंडर किया था। तो वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दूसरा, पीआईक्यू हमेशा मेरा बहुत अच्छे से फील होता है। अच्छा, कोई कटिंग नहीं? कोई कटिंग नहीं, और पीआईक्यू के अंदर मुझे जगह बहुत कम मिलती है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें करी है, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, डिबेट्स, एक्सटर्म कोर्स। मुझे लगता है कि यार अब तो बहुत एक पेपर और होना चाहिए था। तो पीआईक्यू के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी थी, लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे, दूसरे इंटरव्यू से जस्ट पहले की बात है। तो मैं रामायण और रामायण तो घर वालों ने सबके साथ बैठ के देखी थी, और महाभारत देख रहा था मैं, स्टार प्लस पे उस टाइम आई थी, तो हॉटस्टार पे फ्री अवेलेबल पड़ी हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उन सब चीजों से। तो मैंने कहा चलिए अगर इन बारे में डिस्कशन होती है, तो मैं तो बड़ा खुश था कि मैंने कहा इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बता ही दूंगा। इवेंचुअली चीजें लैंड करती हैं कि उन्होंने रामायण नहीं उठाई। रामायण के अंदर क्लियर था कि एक सही है एक गलत है, सही और गलत की डेफिनेशन सही बात है, सही बात है। महाभारत के अंदर ग्रे एरिया आता है। हाँ। उसके अंदर उन्होंने पूछा कि अंकुर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर क्या है। अब फेवरेट कैरेक्टर में नॉर्मली मैं अर्जुन बोल सकता था, या फिर मैं बोल सकता था कि कर्ण है, कृष्ण है। हाँ। अब मुझे लगा कि मुझे अलग दिखाना है, फ्रेश ही वो ड्रामा चल रहा था मेरा, मैंने बोल दिया शकुनी। अब शकुनी का मेरा एक प्रॉपर रीजन था। मुझे ये पता था कि उस टाइम पे शकुनी जैसा जीनियस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं था, और महाभारत उस बात की सबसे बड़ी वॉर है। एग्जैक्टली। हाँ। और कृष्ण थे, भगवान थे, इसलिए वो हरा पाए, नहीं तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। शकुनी जैसे ही हरा। एग्जैक्टली, वो जीनियस था। हाँ। तो मैं इसलिए उसके फेवर में नहीं था क्योंकि वो गलत साइड था, बल्कि इसलिए था उसके फेवर में क्योंकि मुझे उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत तगड़े लगते थे। दिमागदार आदमी। एग्जैक्टली, यही बात मैं इंटरव्यू को समझाना चाहता था, बट वो पकड़ गए कि अरे वो तो गलत साइड था, कैसे सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे टैकल कर ली, और इवेंचुअली मैं खुद को गलत साइड पे ही पाया। फिर मुझे लगा कि ये और ब्लंडर हो गया, मैं जस्टिफाई खुद को नहीं कर पाया। इवेंचुअली जब मैं वापस लौट के आया था जर्नी में, तब मैंने नोटिस किया कि अगर मैं शकुनी के अलावा किसी को भी बोल देता तब भी मैं गलत फेज में ही था, क्योंकि महाभारत एक ग्रे एरिया में फंसता है। हाँ। कृष्ण, अर्जुन या पूरे पांडव, कौरव। देखो जब आप गलत को हराने के लिए ही सही बंदा गलत काम करता है, तो मैं उसको जस्टिफाई कैसे कर दूं। एक गलत है वो तो क्लियर है, बट फिर वो मुझे ऐसा हो सकता था कि वहां पर भी फंसा सकते थे। तो जब लौट के आया वहां पर मैंने कसम खाई थी कि माइथोलॉजिकल चीजों से दूर रहूंगा इंटरव्यू में। फिर इवेंचुअली इंटरव्यू में वहां पर यही गलतियां करी। अरे युधिष्ठिर तो गलत हो नहीं सकता फिर? बिल्कुल गलत। देखिए मैं गलत नहीं प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब कभी लोग मुझसे बुरा मान जाए। सही बात है, ग्रे एरिया कैसे हो सकता है? हाँ, ग्रे एरिया कैसे हो सकता है। देखिए आपके सामने आपकी वाइफ का चीरण हो रहा है, हाँ। आप धर्मात्मा आदमी है, हाँ। ठीक है, आपको रूल्स का पूरा ज्ञान है, हाँ। बट रूल्स तो है ना वेलफेयर के लिए बने, आपको बांधने के लिए थोड़ी बने। सही बात है। आपके सामने अगर आपकी वाइफ को कोई भी हाथ लगाता है, चाहे कोई भी हो, आप उसका हाथ उखाड़ देंगे। वहां पर उनकी वाइफ का चीरण हो रहा था उनके सामने। अगर आपके पास में, देखिए अगर आप मजबूर हैं, पोटेंशियल नहीं है वो अलग बात है, बट अगर आपके पास में पोटेंशियल है, आप रोक सकते हो,
तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपको रोकना चाहिए था। रूल्स कुछ भी रहे हो, लिमिटेशंस कुछ भी रही हो, बट अगर आपके सामने आपकी पत्नी की इतनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपकी गलती है उसमें। तो वही मैं यही बोल रहा हूँ कि उस सभा के अंदर जितने भी लोग थे महाभारत वो सब गलत थे, सब गलत। द्रौपदी ठीक थी बस। तो वहां पर डेफिनेटली गलती, ग्रे एरिया इसीलिए है, महाभारत पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इंटरफेयर फंसा देगा आपको। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत कुछ सीखा मैंने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट से। पर अब ये वाला वो फेज था जहां एसएसबी में मजा आने लगा था, पर आर्म फोर्स ज्वाइन करने क्या सीन था? बिल्कुल, ये वही टाइम था जो एसएसबी में मुझे उस टाइम पे मजा आया था, क्योंकि अचीवमेंट था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा अचीवमेंट था कि यार ठीक है 5 डेज तो क्रॉस हुए हैं। और आर्म फोर्सेस उस टाइम पे भी ज्वाइन नहीं करनी थी, क्योंकि उस टाइम पे भी पूरा फुल पोटेंशियल के साथ बैंक पीओ की तैयारी चल रही थी। उस टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर होने शुरू हो गए थे, मेंस पर फोकस हो गया था उस टाइम पे बैंक में। बट उसके बाद में नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है मेरा कोस्ट गार्ड वाला, उस टाइम पे मेरे को लगा कि जब मैं रिकमेंड हो गया, मेडिकल के थ्रू क्लियर हो चुका था, और उसके बाद में मैं मेरिट आउट उसमें हुआ, तब मुझे समझ आया कि ठीक है अब मेरी जिंदगी को ये पता है कि मुझे क्या करना है। बट ये सेकंड अटेम्प्ट में ही हो गया था? नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड, अच्छा फर्स्ट ईयर, फर्स्ट स्क्रीनिंग, हाँ सेकंड एफकेट और थर्ड कोस्ट गार्ड। थर्ड कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड में मैं वैसे ही बताया आपको कि मैं पीएसबी में ऐसी मजे में चला गया। उसके बाद में वहाँ जैसी गलत फहमी वाला रिकमेंडेशन था वो। उसके बाद में जब मैं एफएसबी में पहुंचा तो वहां पर फिर मेरे को पूरा फुल प्लान के साथ रिकमेंड हुआ था मैं, बट स्टिल वहां पर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां थी जो शायद जिसकी वजह से मैं मेरिट आउट हुआ। फिर मुझे पता था कि हाँ उन पर भी काम करना है। जैसे ग्रुप डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, वो डिबेट वाली कुछ अंदर भरी हुई थी। तो ग्रुप डिस्कशंस में मैंने, मेरे जितने भी लड़के थे ग्रुप डिस्कशन में, मेरे अलावा 9 लड़के थे, 9 के 9 लड़कों ने व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप बनाए थे, मुझे एक भी ऐड नहीं किया था। एक भी ऐड नहीं किया क्योंकि- रिकमेंडेड कैंडिडेट हो? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा किलसाद, मतलब बोलते हैं ना एक देसी लैंग्वेज में कि यार मैंने उनको जला दिया था, क्योंकि वो डिबेट वाला एक एटीट्यूड था। डिबेट में क्या होता है, आपको बस सही प्रूफ करना है खुद को। हाँ, उसके अंदर एक थोड़ा सा एक हम्बलनेस थी कि मैं लोगों के पॉइंट्स ले जरूर रहा था, बट उन पर अपने पॉइंट्स ऐसे डाल दे रहा था कि काट दे रहा था उनको प्रॉपर तो तरीके से। महसूस हो रहा था कि ये मेरी शायद गलती, रिकमेंड हो गया पर शायद मैं निकल डेफिनेटली मुझे महसूस हो गया था कि जब मैं वापस लौट के आया तो मुझे लगा कि यार डोमिनेट नहीं करना चाहिए था इतना। ग्रुप प्लानिंग मेरी स्टोरी बनी, जीडी के अंदर मैं अकेला बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जा रहा है। वो बंदे मजबूर हो गए थे मेरी बात मानने के लिए कि यस आई एम एग्री विद यू, बट मेरी बात तो सुन ले। वो वाला सीन हो गया था। मेरे जैसे बंदे रिकमेंड नहीं होते, बट फॉर्चुनेटली मैं हो गया था क्योंकि मेरे पॉइंट्स अच्छे थे। अच्छा, एक ये भी था ना, वो ऑलमोस्ट जब आप पहली बार स्क्रीन आउट होते हैं तो जब आप दूसरी बार पहुंचते हो, तीसरी बार पहुंचते हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्रेशर्स वाली सिचुएशंस होती हैं। तो वो जो लड़के थे ना वो भी नए ही थे, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट या सारा एक आधा उनमें फ्रेशर भी था, तो उनके साथ ये कर पाना शायद थोड़ा इजी था रादर देन कि अब अगर जाओ किसी रिपीटर के साथ अब तो उड़ा देंगे, हवा बना देंगे। बट यार मेरे को एक बात जाननी है, नाउ यू आर रिकमेंडेड, ठीक है ना, तेरे को एहसास नहीं हुआ था कि रिकमेंड होने का मतलब है क्या, मैंने क्या उखाड़ दिया? एग्जैक्टली। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, लाइक जब एक बंदा आर्म फोर्स की तैयारी करता है ना, एक बार तो उसने अपने आपको यूनिफॉर्म में देख लिया होता है। डेफिनेटली। जब तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था तब तूने अपने को क्या देख रहा था? मैं कुछ नहीं देख रहा था उस टाइम पे, तो मैं खुद को देखता था कि एसबीआई में मैनेजर बनना है। मैं तो बैंक में जा रहा, मैंने कहा ये बड़ी एसी वाली जॉब लग रही है, इसमें मेरे को बड़ा मजा आएगा। बट हाँ, जब मैं रिकमेंड हो गया कोस्ट गार्ड में, तब मेरे को लगा कि ये व्हाइट यूनिफॉर्म मेरे को बड़ी सही लगेगी, मेरे को व्हाइट यूनिफॉर्म ही चाहिए। और आज तक मैं बोलता हूँ कि मेरे को मौका लगे ना आर्मी में और नेवी में ज्वाइन करने का, मैं नेवी ज्वाइन करूंगा। नेवी तो नहीं कर सकता, मैं कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर लूंगा। कोई यकीन नहीं करेगा इस चीज पर, मैं कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर लूंगा आर्मी छोड़ के। यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट I'm going to look damn handsome in that? डेफिनेटली। अरे यार मेरे को लगता है, मैंने वो विजुअलाइज किया, ना लगे वो अलग बात है, बट हाँ मुझे पता है मेरे कि को लग रहा है। तो मुझे पता है ना कि मैंने उस यूनिफॉर्म के अंदर खुद को विजुअलाइज करके आईने में खड़े होकर बातें करी। अरे वो स्क्वाड पकड़ने की फील ही अलग होती है। पासिंग आउट में कैसा लगेगा भाई, तो वो अलग ही चीज थी। कोस्ट गार्ड तो वो तो बोलते हैं कि माँ है भाई, रिकमेंडेशन देता है, बाकी अकेडमी तो तुम कोई और ही जाते हो। कोस्ट गार्ड में सीट्स कम होती हैं, तो इस वजह से कोस्ट गार्ड आईएनए कम जा पाते हैं, बट उससे रिकमेंड होने वाले बंदे बाकी एंट्रीज में पहुंच जाते हैं। अच्छा यार, जो तेरी जर्नी है उसमें ना, तू यू आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एग्जैक्टली। कोई बड़ी फैमिली तो है नहीं। आई एम श्योर जब लोअर क्लास फैमिली होता है तो शायद दूर में जाके कोई A1 क्लास ग्रेड का कोई ऑफिसर हुआ होता है, और तुम्हारे केस में वो भी नहीं था शायद। नहीं था। तो ये कभी फील आई कि ये हो भी सकता है नहीं, इस जर्नी में? कभी भी नहीं था ये तो। और जिंदगी में बस इतना मुझे करना था कि मैं एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी लूं, मम्मी पापा के लिए अच्छा कर दूं, कुछ अपने लिए अच्छा कर दूं, बहुत था। ये जो A ग्रेड मुझे जब रिकमेंड हुआ था, मुझे पता ही नहीं था रिकमेंड हो गया, ठीक है, वो तो लड़के रो रहे हैं मेरे सामने, और मैंने कहा यार ये रो क्यों रहे हैं। बट जब मेरा लास्ट रिकमेंडेशन हुआ ये 17 एसएसबी बेंगलोर से, तब मैं भी रोया था, क्योंकि उस टाइम पर मैंने केवल एसएसबी के लिए ही मेहनत करी थी। तो उस टाइम पर मुझे नहीं पता था रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है, बट आज पता चलता है कि हाँ यार जिंदगी में कुछ तो उखाड़ा है। बहुत बड़ी बात है। बट यार जब तू मेरिट आउट हुआ, तेरे को एहसास हुआ वो जीटीयू में शायद नंबर डोमिनेशन के कटे होंगे। एग्जैक्टली। वो देख 3 फेज हैं। पहला फेज हुआ है कि तू एक एस्पिरेंट था, डिफेंस एस्पिरेंट, जो मतलब कोई भी होता है भीड़ में वो, डेफिनेटली। फिर रिकमेंड,
फिर मेरिट हो, तीनों के मेंटल स्टेट क्या था? देखिए, जब वही था कि पहला मेंटल स्टेट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। स्क्रीनिंग का तो मुझे पता था, स्क्रीनिंग में क्लियर कर लूंगा। रिकमेंडेशन मुझे डाउट रहता था कि यार रिकमेंड तो बड़ा मुश्किल है होना। रिकमेंड होने के बाद का फेज तो मेरे लिए बड़ा कॉन्फिडेंट वाला था, क्योंकि मैं जिसको बता रहा था वो बड़ा खुश हो रहा था, यार तो रिकमेंड हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे। जब मेरिट आउट हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट था, बट कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में होप जग गई थी कि यार अब तुझे ये पता है जिंदगी में क्या करना है, और अब तू केवल एक ऐसी एंट्री के लिए मेहनत कर ले जिसमें तू एक बार रिटर्न क्लियर कर ले तो तू अकेडमी चला जाएगा। और वो एंट्री और कोई नहीं, सीडीएस होती है। सीडीएस के अंदर अगर रिटर्न क्लियर करके रिकमेंड हो रहे हो तो मैक्सिमम केसेस में आप अकेडमी जा रहे हो। 100%। लास्ट 2017 था जब मेरिट आउट का केस बना था, उसके बाद से तू बना नहीं। सीडीएस में तो आप जा रहे हो, तो मेरा प्लान ये बन गया था कि मैंने कहा अब ठीक है, बाकी एंट्रीज ट्राई करता रहूंगा, बट फोकस सीडीएस पे करूंगा और आईएमए करूंगा। तो आईएमए पे फोकस किया, फॉर्चुनेटली हो गया, रिटर्न क्लियर हो गया और फिर रिकमेंड भी हो गया। 3 मंथ्स, हाँ, यूपीएससी 3 मंथ में निकालना बड़ी बात है। ये कौन सा वाला था, अप्रैल वाला, सितंबर वाला? सितंबर वाला तो होती 3 महीने के, बट ये प्रेशर तो समझ में उस टाइम ही आ गया होगा कि ये यूपीएससी 3 महीने वाली चीज है नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर ये तैयारी हुई कैसे? देखिए, अब यहाँ पर आती है स्मार्ट स्टडी। अच्छा। आपको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। अच्छा। और मैंने बोला कि मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन केवल 3 महीने में करी है, बट उससे पहले मैं बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो उठा के देख लीजिए, बैंक का अर्थमेटिक सबसे टफ होता है। तो अर्थमेटिक का तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हाँ। मैथ्स के लिए मुझे केवल एडवांस पढ़ना था। एडवांस पढ़ने के लिए मुझे क्या ये भी था कि मैं ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, 9th और 10th आईसीएसई और सीबीएसई। तो एडवांस में तो उनका भी वही रहता है, और बल्कि आईसीएसई का तो और टफ हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो और ज्यादा। जब मैंने एडवांस में उठा के देखा था सीडीएस का, मुझे लगा यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। उसके लिए मैंने सीधा उठाया, यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए। मतलब यूट्यूब पे कोई भी, जैसे मुझे कुछ टॉपिक नहीं आता है, मुझे ज्योमेट्री पढ़नी है, तो ज्योमेट्री डाल दी कि ज्योमेट्री फॉर सीडीएस एग्जाम। जो भी पहली वीडियो निकल के आ गई, बस उसके कमेंट सेक्शन चेक किए कि रिव्यूज कैसे हैं, और इवेंचुअली मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी। सिर्फ वो वीडियो देखी मैंने, और उस वीडियो देखने के बाद में खुद को एनालाइज किया कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए नहीं। मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी, एडवांस की। मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में टाइम बहुत मिलता है, टाइम बैरियर नहीं है। तो मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सीडीएस में एडवांस की प्रिपरेशन मैंने सिर्फ उन वीडियोस को देख के करी है, जो 11 घंटे या 12 घंटे की कोई वीडियो पड़ी होती है। बट यार कहीं भी एक बार नहीं आया कि यार शायद कोचिंग लेने की जरूरत है भाई, ये कभी एक बार नहीं आया? नहीं, कोचिंग में मुझे कहने की मन नहीं करा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि ना कोचिंग में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो को 2x पे देखने की आदत है। अच्छा, अब टीचर नहीं पढ़ाता उस स्पीड से। मुझे 11 घंटे की वीडियो मतलब 5.5 घंटे में देखने की आदत पड़ चुकी है। अब टीचर को मैं देखता हूँ और वो एक्स्ट्रा बातें भी कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट पर्सनली मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं भी उनसे बहुत एक्स्ट्रा बातें करता हूँ। बट जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, और उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और टीचर को स्किप नहीं कर सकते आप। बट यार ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि यूट्यूब पे जो तुम्हें कंटेंट मिल रहा है वो तुम्हें सफिशिएंट मिल रहा है? अब जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बस ये चीज होती है कि। और ओबीसी बात है, मैंने बोला ना कि आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझसे सीनियर ये लोग बहुत सारे होंगे जिन्होंने वो कंटेंट देख लिया होगा, उसको पढ़ाई करी होगी, एग्जाम दिए होंगे, तो डेफिनेटली वो रेलेवेंट होगा। और ऐसा नहीं है आप किसी को भी उठा के बैठ जाएं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च कीजिए। देखिए ये ना पूरा अथाह सागर है, और उसके अंदर से आपको सही चीज निकालनी आनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक डाल दो, कोई भी, जैसे अर्थमेटिक का मैंने रेशियो प्रोपोर्शन डाल दी, ऊपर से नीचे तक हजारों वीडियो आ जाएंगे, पर चूज कौन सी करनी है वो आपको पता होना चाहिए। और चूज करने का मैं तरीका बता चुका हूँ। कमेंट सेक्शन उठाओ, चेक करो रिव्यूज कैसे हैं, और आपको लग रहा है अच्छे रिव्यूज हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। दैट्स ऑल। ये प्रिपरेशन मेथड था। देखिए भाई के साथ तो फाइनेंस का इशू था, तुम्हारे साथ भी हो, देयर इज नो इशू। नंबर है, यू कैन जस्ट कॉल एंड आई विल हेल्प यू आउट, या मेरिट वाले सेंटर पे आ जाना, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। या फाइनेंस कम होने के बाद भी ये तैयारी होगी कैसे, ठीक है? भाई ने वैसे यूट्यूब की कहानी तो समझ आई है। अब जरा बात समझो कि ये बंदा, आप हिंदी मीडियम से हो, 12th हिंदी मीडियम, पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्लास 10 है, और 12th में 91%। एग्जैक्टली। तो टीएस में समझ में आ गया कि भाई लैंग्वेज बैरियर है, वो इंग्लिश में हिंदी। बट यार जिस तरह की आपका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह का आपका बोलने का लहजा है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो ऐसा लगता है कि बाप कर्नल साहब है, बेटा साहब है, ठीक है? तो ये पर्सनैलिटी डेवलप हुई कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुविधा मिलना गारंटी है कि नहीं मिलेगी, और उस लेवल से आने वाला बच्चा आप क्लर्क बन जाएगा, ठीक है, छोटी मोटी जॉब पकड़ लेगा, उससे ज्यादा उठना बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा समझाओ यार, सारे मिडिल क्लास वाले ही होते हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले तैयारी कर रहे हो। देखिए ना, एक बहुत फेमस डायलॉग है, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी उन हजारों मूव से खतरा नहीं है जिनकी तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, वो जिस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने हजारों बार प्रैक्टिस करी है। अच्छा। तो एसएसबी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की, खुद को प्रेजेंट करने की। आप अगर खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कितनी भी एलक्यूज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरव्यू के सामने उससे बात नहीं कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, वो जज ही नहीं कर पाएगा आपको। तो मैंने स्टार्टिंग से ही 9th क्लास से मैंने डिबेट्स देने शुरू किए थे। उसके बाद मैंने स्कूल रिप्रेजेंट किया,
अलग अलग स्कूल्स में जाके। फिर मैंने अपना कॉलेज रिप्रेजेंट किया, फिर जो सामने CCS यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करनी शुरू करी, स्टेट तक गया, स्टेट चैंपियन बना, नेशनल तक पहुंचा। कोविड की वजह से कंपटीशन कैंसिल हो गया। बट इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने जो कॉन्फिडेंस गेन किया, और बेइज्जती जो देखी, बेइज्जतियां तो अब तो स्टार्टिंग में थोड़ा फील होता है, मैंने कहा ठीक है, जब कितनी लोगों बेइज्जती हुई होगी? बहुत ज्यादा गिनती है अनलिमिटेड। कुछ? मैंने नहीं, मेरे को अब गिनती नहीं है, स्टार्टिंग में तो गिनती रखता था, जब स्कूल में था, बट मैंने अब तो मैं काउंट नहीं कर सकता, इतनी सारी डिबेट्स दे चुका हूं। 10 से ऊपर? नहीं, मोर देन 70-80 बहुत सारी डिबेट्स थी भाई। अच्छा। बहुत डिबेट्स थी, बट 70-80 शायद कम ना पड़ जाए, तो इतनी तो ट्रॉफी पड़ी हुई है घर में। तो वो सीन्स थे, तो जो डिबेट्स थी ना, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा। हाँ, हिंदी में दे रहा था, वो प्रॉब्लम थी। हाँ। बट जब मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट होकर वापस आया था, तब मुझे समझ आ गया था कि हाँ, अब मुझे थोड़ा चैलेंज खुद के लिए लेना है, क्योंकि हिंदी की डिबेट सारी जीत रहा था। फिर मैंने इंग्लिश में डिबेट्स देनी शुरू करी, जो कि मैं अक्सर हार ही जाता था। ये जो हिंदी का बैरियर तो इनफाइनाइट होता है। देख, इंग्लिश जो होती है ना, ऐसा होता है कि तुम्हारे पास ये स्केल नहीं कि यहाँ पर आके तो इंग्लिश सीख जाओ। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये क्या था, मतलब कि भाई अब अंधाधुंध कूद चुके हैं, जो होगा होगा, या क्या सीन था, या कोई प्लानिंग थी इसमें? नहीं, इंग्लिश प्लानिंग कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को तो दूर बहुत लेट समझ आया कि मुझे SSB की प्रिपरेशन करनी है। हाँ। उससे पहले मैं सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे हिंदी में डिबेट्स अच्छी देनी शुरू कर चुका हूँ, हाँ। रिप्रेजेंट करना आता है, जितनी हाँ। ऑडियंस उतना कॉन्फिडेंस, मेरा वो सीन था। हाँ। बट मुझे ये पता था कि हिंदी में मैं एक सैचुरेशन पॉइंट को गेन कर चुका हूँ, कि अगर कोई भी टॉपिक दोगे, इस टॉपिक पर मैं इतनी देर तो आराम से बोल लूंगा। बट प्रॉब्लम थी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जब मैंने डिबेट्स देनी शुरू करी, ये सोच के नहीं देनी शुरू करी थी कि मुझे SSB में रिकमेंड होना है। मैंने सिर्फ ये सोच के देनी शुरू करी थी मुझको खुद को इंप्रूव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको इंफीरियर फील करा देती हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, आप कहीं पर भी बाहर चले गए, लोगों से बात करनी है, बैंगलोर गया यार, इंग्लिश में बातें करनी पड़ती हैं, नॉर्मल लोगों से इंग्लिश में बात करनी पड़ जाती है, साउथ से तो आया नहीं। डेफिनेटली। तो अब वहां पर अगर मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बात करनी नहीं आती, तो मैं कहां से करूंगा? तो सही उस बात चीज के लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डेवलप हो रही थी। तो मैंने जब खुद को चैलेंज दिया कि चल इंग्लिश में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हारा बहुत बार, बट इट्स ओके, बेइज्जती का तो आदत पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चल, ये बेइज्जती वाली कहानी हो गई। अब तू उस समय ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, बट ग्रेजुएशन में ना एक पल था कि तुझे अफसोस हो रहा था कि जो मैंने लाइफस्टाइल ली है, मतलब ये जर्नी ली अपनी कैरियर की, वो नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। और है ना, ये जो टाइम है 2023 वाला, हाँ। बहुत से लड़के जिन्होंने BSc BA किया है, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, वो इस चीज़ को रिग्रेट जरूर करते हैं, क्योंकि कोविड के बाद में चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई। उससे पहले शायद एक स्मार्ट डिसीजन होता था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे। आज के टाइम में तो हर एक बंदा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अगर 2017 में जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मैंने बीटेक किया होता, तो आज एटलीस्ट जिंदगी में एक स्टेबिलिटी होती, SSB के और ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़ जाते, एंट्री डायरेक्ट हो जाती है, तो वो भी हेल्प होता। बीटेक के बाद 45 SSB आती है, काउंट करने बैठोगे। Exactly. कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। हाँ। तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स हो सकते थे, बीटेक करता तो मैं, तो बीटेक ही मुझे करनी चाहिए थी। बट मैंने ये BSc इसलिए कि अच्छा, इसका दूसरा रीजन भी था, बीटेक करने का शायद ऑप्शन नहीं भी था, कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था मैं, हाँ। कि मुझे बीटेक करनी चाहिए थी। BA मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ईगो पे था कि यार BA करूंगा मैंने इतना अच्छा PCM में स्कोर किया। 91%। हाँ। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा BA करूंगा, तो इवेंचुअली मेरे पास एक लेप घूम फिर के BSc ही बचा था ऑप्शन, और BSc फिर मैंने वही अपने सब्जेक्ट चूज किए, PCM, तो BSc किया। तो इवेंचुअली मैं लक के बेस पर ज्यादा चल रहा था कि मेरे पास यही एक रास्ता है जिसके थ्रू मुझे आगे बढ़ना है। NCC कौन अफसोस मानता है यार? अब NCC में देखो ऐसा होता है कि NCC लेना बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है, स्पेशली जो बंदा आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहा है। 4 अटेम्प्ट, हाँ, 24 तक मिलेगी। एग्जैक्टली। तो है ना, हाँ, OTA जा रहे हो आप यार डायरेक्ट। मेरा खुद का एक दोस्त है जो रिकमेंड हुआ था, मेरिट आउट मैं उसमें हुआ था, वो भी मेरिट आउट हो गया था, बट उसके जस्ट नेक्स्ट एंट्री में NCC से रिकमेंड हुआ, और अभी उसमें मेरिट का कोई इशू ही नहीं है, OTA चला गया है, वो ट्रेनिंग चल रही है। NCC डायरेक्ट अब तो एंट्री फिर NCC ले ली, 3 साल बिता लिए, और अफसोस डेफिनेटली, क्योंकि ना NCC डायरेक्ट एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आपके C सर्टिफिकेट में बीटा या अल्फा ग्रेड बन रहा है। अब उसके अंदर भी क्राइटेरियाज होते हैं जो मैंने नोटिस किया। NCC करने का अफसोस कौन लगता है? देखिए, NCC करने का अफसोस मुझे इसीलिए था क्योंकि C सर्टिफिकेट मैंने इसलिए किया था कि मैं किसी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू ऑफिसर बन सकूं। सही बात है। C सर्टिफिकेट में जैसे बताया मैंने, बीटा अल्फा चाहिए होता है, मेरा मैंने इंप्रूवमेंट भी दिया, बट मेरा C में दोनों बार C ही बना। अब जब मैंने एनालाइज किया प्रॉपर तरीके से, मुझे ये बात समझ में आई कि C का पेपर मैंने हिंदी में लिखा था, और मेरे साथ में जितने भी लड़कों ने हिंदी में पेपर लिखा था, सबके C ही बने। B उसी का बना जिसने इंग्लिश में पेपर लिखा था, और अल्फा तो शायद किसी एक ही लड़के का बना था। 72 बटालियन थी मेरी, तो वो एक सबसे बड़ा रिग्रेट था मेरा। आज अगर मैंने NCC बहुत अच्छे तरीके से करी होती है, फिर हालांकि उस टाइम पे मैं इंग्लिश में दे सकता था पेपर, हाँ। बट क्योंकि NCC के पेपर में लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि हिंदी मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं और ज्यादा लिख पाऊंगा, बट वो डिसीजन ठीक नहीं। पास तो हो गया, बट C में C मिला तो वो फेल से कम नहीं। अच्छा, अब बचा था सीडीएस एंट्री, ठीक है ना? SSB दे ली, इंडियन कोस्ट गार्ड में मेरिट आउट होने का भी आ गया, सब कुछ हो गया। मैथ्स की बात हो रही थी, बैंकिंग देके आप चल रहे थे, 3 महीने आपके पास बचे थे, ठीक है? मैथ्स में, इंग्लिश में, GS में लगभग स्कोर कितना बैठ रहा था? मेरा 140 प्लस स्कोर बैठ रहा है टोटल मिलाकर। टोटल। तो मतलब इंग्लिश में करीबन 60 के आसपास, हाँ, 60 65। 65,
जीएस में 20-25 या मैक्स टू मैक्स 30, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, और Maths मतलब में- मैथ्स में सबसे ज्यादा फाड़ था, मैथ्स ही मेरा स्ट्रेंथ था। देखिए सीडीएस का पेपर निकालने के लिए मैं बोलता हूँ बहुत लकी हो अगर आईएमए देने का मौका लग रहा है, क्योंकि एक हाँ ओटी में तो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, बट सीडीएस में अगर आईएमए का मौका लग रहा है तो स्ट्रेंथ बना लीजिए अपनी। मैथ्स को हाँ, मैथ्स को बना लो या इंग्लिश को बना लो, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है इंग्लिश। मैथ्स में कमजोर है कोई बात नहीं, कोई एक सब्जेक्ट तो स्ट्रेंथ होना चाहिए जो आपको वो मेरिट निकलवा दे। आपके केस में लकी शायद आप इसलिए हो गए, क्वेश्चन मैथ्स का ही 1 नंबर का आता है, वहीं इंग्लिश का 0.83 का, एग्जैक्टली। तो ये 0.17 का खेल गया। हाँ हाँ वही। तो मैथ्स में बस ये था कि एक्यूरेट रहता हूँ, और हाँ थोड़ा किस्मत भी अच्छी थी, जो क्वेश्चन पढ़े थे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करके गया था, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे, तो वहां पर जाकर, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी टाइमिंग मुझे लगती थी पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ, बट टाइमिंग का कोई इशू सीडीएस में मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहां तो आपको स्पीड का 20 खेल मिनट में होता है। 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं यार, 2 घंटे में करने हैं 100 अब बैंकिंग में तो हर टीचर बोलता है क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका इसका मतलब मतलब प्रॉब्लम है, problem स्पीड है। का गेम है सारा। तो वहां से निकल के आए थे तो हम तो पूरे पक चुके थे उस चीज से, स्पीड तो बहुत थी। बहुत थी। हाँ। तो स्पीड जो मेरी बहुत ज्यादा कम भी वहां पर बहुत फास्ट लग रही थी बैंक में। अच्छा, सीडीएस सीडीएस में तो वहां पर इजीली मुझे लगा कि मैथ्स के पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बट मुझे टाइम का कोई इशू नहीं लगा, तो इसी वजह से मैं अटेम्प्ट ज्यादा कर पाया। 65 बहुत बढ़िया स्कोर है। कितना अटेम्प्ट कितना था वैसे? अटेम्प्ट मैंने लगभग 90 प्लस किए थे। 90 प्लस? हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट में आती देखो यहाँ पर किस्मत खेलती है कि जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा था, तो जब शीट्स लेनी शुरू करी थी, तो 3 या 4 ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि डाउटफुल केस होता है। जैसे अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं, और फिर उसका आंसर आता है 0 1, बहुत रेयर केसेस में 2 और 3 आंसर आता है। तो मैंने चलो ट्राई करते हैं, तो फिर फाइनली मैंने उसका उन तीनों क्वेश्चन का 1 आंसर लगाया था, और फिर तीनों ठीक हो गए थे। तो बड़ी बात सी हो जाती है बिल्कुल। अच्छा यार एक बात बताओ, मतलब कभी ऐसा लगता है आज अगर दोबारा देखे ऑटो ड्राइवर का बेटा अब इंग्लिश फ्लुएंट छोड़ो, अब तो रिकमेंडेड तक है, पर ये जो फ्लुएंसी की कहानी है ये तुझे बहुत तड़पाती नहीं होगी? कई बार तो मतलब बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई होगी। अब देखो मैंने सबसे फेवरेट बेइज्जती कौन सी है? सबसे फेवरेट तो यार वो एसएसबी वाली है, जिसमें अभी लास्ट वाले 3 फेब को मुझे आज भी याद है कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। हाँ। सबसे ज्यादा बेइज्जती मुझे उसी में लगी, क्या? क्योंकि जब मुझे फील हो रहा था कि रिकमेंड तो हो ही जाऊंगा, अब हाँ। वही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे मार गया। हाँ डिबेट्स में तो खैर स्टार्टिंग में बेइज्जती होनी मुझे फील हुई थी, बट फिर जब हारना जीतना लगा रहा, क्योंकि सब कॉलेज के प्रिंसिपल तक जान गए थे कि एसडी से या डीएन कॉलेज से या सीसीएस से ये लड़का रिप्रेजेंट करने आएगा, तो फिर तो वहाँ पर एक फेमिलियरिटी आ जाती है कि चलो ठीक है, वो आ गया, वो जीत गया, वो चला गया, वो वाला सीन। हाँ, अच्छा बट हाँ, अब वो जैसे इंग्लिश में थोड़ा सा इशू था, बट वो मैं काम करता रहा, रिजॉल्व हुआ उसके बाद। अच्छा एक और बात, मतलब जैसे आप जब फादर ऑटो ड्राइवर होते हैं, आप जब बहुत जगह डिबेट में जाते हो ना, आपको महसूस होता होगा यार बहुत बड़े बड़े घर से लोग आ रहे हैं, Exactly. और गाड़ी से उतरे ना उतरे कपड़ों से हाँ, पता लग जाता है हाँ, कि वही। भाई ये अमीर आदमी है, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, ये सारी कहानी है। तो क्या सीन है? देखिए मेरा मानना ये है कि कपड़ों से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। अच्छा, पर्सनैलिटी डिपेंड करेगी कपड़ों पर भी, बट बंदा, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, बट जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं ना, गुड़ कवर कर देते हैं, क्योंकि बात करने का तरीका नहीं है, बोलना नहीं आता। अब क्या है ना, मेरे को लोग हो सकता है जज करे, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोअर टी शर्ट में घूमता हूँ, लोअर टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाने चला जाता हूँ। हाँ पहले 2-3 दिन में फॉर्मल्स में जाता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि फिर मैं 2-3 दिन के अंदर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले रहा होता हूँ कि ये बंदा अच्छे से पढ़ा सकता पढ़ा सकता है। है। ऐसी डिबेट्स में होता था, बाकी सब जगह होता था कि आप लोग मुझे मेरे कपड़ों की वजह से जज नहीं कर रहे हैं, आप लोग मुझे जज कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जीत के जा रहा हूँ। हाँ तो जो भी मुझे, और अक्सर ऐसा होता था कि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट ही करते थे कि ये क्या करेगा, मैं ही वहां से ट्रॉफी उठा के लेके जाता था। तो वो बहुत बेसिक सी चीज थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इवेंचुअली मैंने, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग में यही किया कि लोअर टी शर्ट मैंने कभी छोड़े नहीं अपने। हाँ आज मैं आपके सामने जीन्स पहन के आऊँ, मुझे पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब पहनी थी, मैं लोअर्स में घूमता हूँ, वो वाला सीन था। अच्छा, तुम खाली मेरिट आउट इंडियन आर्म फोर्स स्किल से नहीं हुए, तुम मेरिट आउट असिस्टेंट साइंटिस्ट के एग्जाम से भी हुए हो। Exactly. तो तब था कि आर्म फोर्स ज्वाइन करना है कि तुम दोबारा असिस्टेंट साइंटिस्ट दिए नहीं, क्या Actually, सीन मुझे था? ना फिजिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा अब फिजिक्स का जो भी एग्जाम होता था, जैसे अभी एटीसी का पेपर हुआ था, वो मैंने दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि उस टाइम पे मैं सीडीएस में ही पूरा निकल चुका था। अभी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, बट उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। अच्छा तो पेपर निकला, वो पेपर देने गया, बट उसमें मेरिट आउट हो गया। तो उस टाइम पे हाँ, सीडीएस या फिर कोई भी आर्म फोर्सेज की प्रिपरेशन करनी या नहीं, उस टाइम पे बस ये था कि नौकरी चाहिए। अच्छा आर्म फोर्सेज तो नौकरी नहीं होती, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत तो ज़्यादा हाँ, होता ये है। सब चीज़ें तब भी दिमाग में नहीं थी, क्योंकि इस बात को लगभग 2 साल हो गए जब मैं मुंबई गया था। बट हाँ ठीक है, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। चल यहाँ तक हो गया, बट जब हम इस जर्नी में हम आगे देखें तो एक सीन था जब तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर चाहे तुम छोटे स्कूल से थे, हिंदी मीडियम से, पर तब लगने लगता है भाई अपन ना लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। मेरा हुआ ना, जब मेरा डिस्ट्रिक्ट मैंने टॉप किया था तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन किया गया था, अंकुर क्या करना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होता है कहाँ जिंदगी में कहाँ क्या इंटरव्यू करना है। होता? सिटी हलचल। सिटी हलचल, हाँ, अच्छा। तो मुझसे क्वेश्चन किया गया, हाँ। एंकर ने पूछा कि बेटा क्या करना है जिंदगी में। मैंने बोला सर आईएएस बनूं।
बेसिक क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा क्यों बनना है वो नहीं पता, बस आईएएस बनना है, क्योंकि आईएएस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करता है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि सर बड़ी नौकरी होती है, कुछ ये होता है। ठीक है, मैंने कहा वहां पर किया तो किया, बस इतना सीन था। बट जब ये इस कहानी में हम आगे बढ़ रहे थे तो 12th की 91% बीएससी में तुम सेटल हो रहे हो। बीएससी के 3 साल तुम्हें खा नहीं रहे थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12th की परसेंटेज ने मुझे एटलीस्ट गाइड किया था कि मुझे ज़िंदगी में एटलीस्ट सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मेरा जो स्ट्रीम सही है वो लक बेस ज़्यादा रही है। हाँ। जैसे 12th में मैंने जो गेन किया था पीसीएम में 91%। हम्म। अब उससे मेरे को इतना क्लियर था कि मेरे को लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मैं हिंदी की पोएम्स लिखता भी हूँ, अभी भी करता हूँ, अच्छा। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में कोई करियर बनाना है। मुझे इतना था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मुझे फ्यूचर बनाना है, और फिजिक्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। अब फिर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बीटेक कर नहीं सकता था, बीए ईगो पे थी, अब बीएससी बचा था तो मैंने कहा चलो बीएससी करते हैं। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे बीएससी में रहा नहीं, परसेंटेज भी ठीक ठाक आई थी, मेहनत भी करी थी, और बस कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। अच्छा, फादर की लाइफ को कैसे देखते हो यार? मतलब ऑटो ड्राइवर की जिंदगी तो मतलब समझो हार्ड बहुत वर्किंग मुश्किल। और हाँ। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है जो भी है। स्टार्टिंग से अगर मैं देखूँ तो उन्होंने जीरो से शुरू किया था। मेरठ में पापा आए थे और उन्होंने फिर फाइनली आज मेरे सामने पूरा एम्पायर बिल्ड किया। तो मेरे लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री इतना काम नहीं करता जितना पापा करते हैं। मुझे सीखना चाहिए आगे, कितनी मेहनत करी जाती है रोड पे। इस टाइम पे आपके सामने बैठा हूँ, सामने एसी चल रहा है, हाँ। पापा अभी भी कहीं बाहर होंगे, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। हाँ। हाँ। अब मेरे लिए तो गिल्ट की बात है ना ये। अभी जस्ट लंच करके आए हैं भाई। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये अब चीज़ अपने आप मोटिवेट कर देगी आपको। आप कहीं ना कहीं, और छोटा सा गिल्ट हमेशा दिमाग में रहता है कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं कोई भी मजे की बात कर रहा हूँ, बट वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा वो मोटिवेशन मिलती रहेगी कि तुझे काम क्यों करना है, तेरे पास रीजन है। तो उनकी लाइफ का तो स्ट्रगल, हार्डवर्क, मैं बोलता हूँ कि उनसे ज़्यादा हार्डवर्किंग बंदा मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। और यही एक रीजन होता है कि मैं इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाता हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ पर मेरे पापा ये करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉबैक नहीं, अपनी मोटिवेशन देखता हूँ कि उन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि जिसको मैं ऐसा मोटिवेशन लेता हूँ और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ये सीन्स बहुत होते हैं। बट पापा कितने बजे घर से निकलते हैं? कितने सुबह बजे? 7-7:30 निकलते और हैं, वापस 8-8:30। 8-8:30? तो बीच में कभी बात करने का मौका मिलता है पापा से? मतलब नहीं, मतलब बीच में क्या, जब घर वापस आते हैं जब भी बात नहीं करते उनसे यार। बहुत बहुत सीधा रहता है कि पापा घर में आ गए, कैसा रहा, कुछ पूछ लिया बता दिया, नहीं पूछा नहीं बताया, खाना खा के मैं सो गया, वो सो गया, सुबह उठ के काम पे चले गए, मैं लाइब्रेरी चला गया। इतना रहता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है डरता हूँ या कुछ ऐसा इंफीरियर फील करता हूँ, बट इतना ही रहता है हमारा। आपके लिए सम्मान बहुत है, प्यार बहुत है, बट ठीक है, हाँ। उससे ज्यादा नहीं होता है। You told me that you watch my videos. Now हर वीडियो मेरी 1 घंटे की तो है हाँ ऑन एवरेज। हाँ मेरे को ये मानना होता है कि क्योंकि मैं खुद भी यार यूट्यूब से ही पढ़ के आगे बढ़ा, एग्जैक्टली। ठीक है। अब मैंने अगर यूट्यूब वीडियो देखी तो ये बात तय है कि रिकमेंडेशन मूवीज भी आ रही है, 10 वीडियो भी आ रही है। तो यार ये फोकस कैसे मेंटेन होता है फिर? ये तुम्हारे केस में क्या सीन था? सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं लाइब्रेरी बैठा हूँ, हाँ। घर पे तो हो सकता है मैं एक आधी मूवी देख ली हाँ। या फिर थोड़ा बहुत इधर काम कर लिया, हाँ। बट अगर मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो अगर मैं लाइब्रेरी में बैठे हुए एक रील भी चला लिया, कोई भी शॉर्ट भी खोल लिया, बट मुझे हमेशा से उस चीज़ का गिल्ट होता था कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट अपने लिए ना सिर्फ अपनी फैमिली का ऑनेस्ट रहना है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मेहनत कर रहा है, अपने लिए तो ऑनेस्ट है। अब वो अपने लिए ऑनेस्ट रहेगा तो बोलेगा कि यार 2 घंटे पढ़ लिया, चल 10-15 मिनट कुछ इधर उधर कर लेगा। हाँ। मैं बोलता हूँ 15 मिनट भी क्यों खराब कर, आपके पास टाइम है, आप यूटिलाइज कीजिए। 24 घंटे में से अगर आप पढ़ ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, घर में तो जा रहे हैं ना फिर वापस। जैसे मेरे घर में माहौल ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ सबके घर में चलता रहता है। मैंने कहा पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी चलेगी, बट लाइब्रेरी से वापस तो घर जा रहा हूँ ना। अब वापस घर जा रहा हूँ, वहाँ पर टाइम है, मेरे पास फ़ोन चलाने के लिए टाइम है, घर वालों से बात करने के लिए टाइम है, दोस्तों से बात करने के लिए टाइम है। तो वो टाइम मैं वहाँ यूटिलाइज कर रहा था, फोकस था। और फोकस अपने बैकग्राउंड से ही आता है। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो संदीप महेश्वरी की वीडियो में आपको मोटिवेशन अपने घर में ही मिल जाएगा। अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता, पूरी जिंदगी में कोई भी नहीं। बस वही था, मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए, फोकस अपने आप आ जाता है। बट यार ये जब ये गिल्ट से लेके चलते हैं ना कि जब पापा मेरे धूप में हैं, पूरे टाइम कर रहे हैं, तो गिल्ट कभी भारी नहीं हो जाता दिमाग पे? डेफिनेटली, क्योंकि कई बार वही चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहले, हाँ। तो वही गिल्ट आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। हाँ। बट भारी इसलिए होता है क्योंकि अभी मेरी एज 23 है। किसी अनजान व्यक्ति को बोलोगे 23 या कुछ भी नहीं है, 23 एज में तो बहुत कुछ अचीवमेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 23 ईयर्स की एज में अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दे सकता हूँ ना, इतना तो पढ़ लिया। तो डेफिनेटली गिल्ट है, और वो गिल्ट मुझे मजबूर करता है कि मैं आगे हार्डवर्क करूँ। बट वही गिल्ट मुझे बोलता भी है कि चल फैमिली की हेल्प कर दे। तो यही रहता है कि आधा दिन फैमिली की हेल्प करने में जा रहा है, आधा दिन मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, बस यही रहता है। वो गिल्ट कभी भी परेशान नहीं करता है, वो अच्छा। हमेशा हेल्प करता है आगे बढ़ने। यू स्टार्ट वर्किंग एग्जैक्टली। 6 साल हो गए? 6 क्या कहानी थी उसकी? कब स्टार्ट किया? जब क्या 12th कौन की साल? अच्छा। 12th की थी 2017 में। अच्छा। 2017 में जैसी 12th की, मेरी वही है कि मैं किस्मत मेरी अच्छी रही कि टीचर्स कुछ अच्छे थे, उन्होंने बोला कि पढ़ाना शुरू कर दे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि कम से कम अपना खर्चा मुझे खुद उठाना है, पापा से पैसे नहीं लूँगा। तो कॉलेज की फीस जाती थी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, घर का थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया। तो वहाँ पर मेरे दिमाग में था कि अब चलिए पापा से पैसे नहीं लूँगा, तो मैंने होम ट्यूशन देने शुरू किए थे। उस टाइम पे काफ़ी कम मिलता था, आज तो बहुत लेता हूँ मैं।
बट ठीक है, तो वहां से शुरू किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में आ गई थी कि अपना खर्चा कुछ भी हो कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा खुद ही उठाने की। हालांकि बाबा से अभी भी हेल्प लेता हूँ, क्योंकि जब जरूरी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो इवेंचुअली वो हेल्प करेंगे। बट हाँ, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं कॉलेज की फीस, क्योंकि सीसीएस के कॉलेज में अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ज्यादा फीस नहीं जाती है, 4-5 हज़ार में आपका पूरा साल निकल जाएगा। तो मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे एटलीस्ट अपने लिए तो लानी थी, ताकि पापा के ऊपर वो बर्डन ना आए कि अब इसको भी संभालना पड़ रहा है। तो हालांकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेंगे। वो तो आज भी बोलता है तो मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगना। मैंने कहा नहीं मांगने यार, बस इतना रहता है, बहुत सिंपल है। अच्छा, तुम पहली बार जब उसमें गए थे कोस्ट गार्ड की उसमें, सो यू जस्ट नो कि वो एसएसबी की तरह सेम होता है, हाँ। ठीक है ना। फर्स्ट डे गए, हो गए सिलेक्ट, यू सेड रिकमेंडेड, हाँ घर वाले सबको। एग्जैक्टली मैंने वो मेरी गलतफहमी थी, मैं रिकमेंड हो गया, पीएसबी क्लियर कर गया, मैंने दुनिया को बोल दिया यार रिकमेंड हो चुका हूं। रिकमेंड हो गया मैं पहले में। तो वो गलती थी मेरी, बट ठीक है, वो गलती भी किस्मत ने अच्छे के लिए कराई थी, क्योंकि वहां पर से मेरे को एक और प्रेशर आने वाला था, जिसे मैंने बताया कि मुझे एफएसबी क्लियर करना ही था। क्योंकि अगर आप बोल चुके रिकमेंड हो गया, फिर मैं एफएसबी में अगर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता तो बहुत बेइज्जती वाली बात थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और मेहनत किया, और फिर मैंने पूरा प्रोसेस देखा कि जीटीओ में आउटडोर टास्क ही नहीं है। अगर आउटडोर टास्क नहीं है तो फिर तो मेरी पूरी यही मेरे प्लेट की खीर हो गई है, अब तो मैं इसको खा ही सकता हूँ। तो मैंने वही किया, थोड़ा बहुत चीज़ों पर मेहनत करी। साइक मैंने पूरा छोड़ दिया था कि मैंने कहा जिंदगी में जो कुछ मैंने किया है नेगेटिव नहीं लिखूंगा, जो भी कुछ किया है। और एक्सपोजर तो बहुत सारे हैं, डिबेट्स में इधर से उधर बहुत घूमा। तो फिर इवेंचुअली मैंने वही चीज़ पेपर पे उतार दी। साइक ने तो पास कर ही दिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, इंटरव्यूअर ने मेरे को पास कर दिया था, क्योंकि मुझे फील हो गया था 2 घंटे जब इंटरव्यू चला था, तो फाइनली उन्होंने वैलिडेट कर दिया था। जीटीओ के अंदर मैंने अपनी गलती बता दी कि मैंने डोमिनेट बहुत ज़्यादा किया था, पर ठीक है, इवेंचुअली मैंने गलती महसूस करी तो फाइनली उसको भी करेक्ट कर दिया। अच्छा, जब तुम्हारी कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी लास्ट वाले में, 20 मिनट तुम्हें रुकना पड़ा, 20 मिनट तुम, और 20 मिनट ही कॉन्फ्रेंस चली। हाँ। क्या था पूरा सीन समझा यार, मतलब कोई इतने बैठे थे, क्या था पूरी कहानी Actually एकदम। क्या सीन हुआ था ना इस वाले एसएसबी में, हाँ मैं मेरठ से हूँ, हाँ तो ये मेरठ वाली थोड़ी बाहर आ गई थी मेरी, कि जब जीटीओ चला था, कहानी जीटीओ से शुरू हुई थी। हाँ। इंटरव्यू ने मेरे को वैलिडेट कर दिया था कि अंकुर तेरा इंटरव्यू अच्छा गया। बहुत कम इंटरव्यू ये सब चीजें बोलती है। कमांडेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पे 17 एसएसबी के, तो उन्होंने मेरे को वैलिडेट कर दिया। उन्होंने बोला जीटीओ को फोकस कर लिया। मैंने कहा ठीक है। तो जीटीओ के अंदर मैंने थोड़ा सा हरकतें कर दी थी, वही डोमिनेट वाली, कि हमेशा जीटीओ में जब आपके डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, तो वहाँ पर एक बंदा हमेशा ग्रुप में मिलेगा जो डोमिनेट करेगा। वो मैं नहीं था, इस बार कोई और मिल गया था। तो वो क्या कर रहा था, अच्छा इन लोगों को नोटिस भी हो जाता है कि ये बंदा हो सकता है कुछ अच्छा बोल दे तो उसको काट दो। तो मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वो क्या करता था, मेरी बात काट के अपनी बोलनी शुरू कर दी। पहली बार हुआ इट्स ओके, दूसरी बार हुआ इट्स ओके, तीसरी बार में जैसे उसने बोला, करेक्ट किया मुझे, फिर कट के अपनी बात बोलनी शुरू करी। मेरे मुझसे सबसे पहले निकल गया, चिल्ला के, मैंने क्या कर रहा है, सुन भी ले। अब पीछे जीटीओ बैठा है, मैंने ये बात बोल दी, सारे ग्रुप के मेंबर ने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू कर दिया डिस्कशन। मेरे को लगा, मैंने कहा भाई ये तो कर दिया ब्लंडर, ब्लंडर, क्योंकि ये बहुत फॉर्मल डिस्कशन है। ठीक है, बोलता है इनफॉर्मल है, बट इसका मतलब ये थोड़ी तुम कुछ भी बकवास करोगे। मेरे मुंह से निकल गया था, तभी मुझे फील हुआ था। मैंने कहा पेशेंस तो तूने छोड़ दिया, ये मुझे लगा था उसी टाइम पे फील हो गया था। मैंने कहा अगर जीटीओ अच्छा गया तो पक्का तेरे को ये पेशेंस पर तोड़ेंगे कॉन्फ्रेंस में। जीटीओ मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे को ग्राउंड टास्क में प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि मैं जल्दी सीख लेता हूँ, तो मैंने पहले दूसरे टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। बट फिर फाइनली मुझे लगा कि, मैंने कहा बहुत आसान है, क्या फट्टा बल्ली है, इनको कर देंगे सीधा। तो मेरे से हो गए थे वो टास्क भी। मैंने कमांड टास्क फिर फाइनली अकेला था, बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला जो होता है वो काफ़ी टफ माना जाता है, बट ठीक है मुझसे कराया। मैंने 3 मिनट में सोल्यूशन दे दिया था उसका निकाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जीटीओ में जब ये मेरा हुआ, तो मेरे जो साथ के बंदे थे उन्होंने मुझे बोल दिया था, देख तेरा अच्छा गया। चेस नंबर 24 था, मुझे भी नाम याद है उसका, रात को उसी के साथ सोया था। तो उसने बोला था कि ऐसे मत बोलो उसी के साथ सोता अरे है, इसके साथ सोया था, मतलब उस, अच्छा ये भी सीन हुआ था। जिस बंदे स्क्रीन इन हुए थे, हाँ। सभी बंदे एक रूम के अंदर, लगभग 6 या 7 बंदे थे। हाँ। हम 2 बंदों को सिर्फ एक अलग रूम मिला था, अच्छा, और सेम रूम के अंदर 6 मिनट हम 2 के रूम फिर तो सुहाग रात वाला रूम बुला जाता है भाई वो। अरे नहीं यार, तो वो सीन था। तो उसने मेरे को रात को बैठ के बोल दिया था कि यार अंकुर तेरा एसएसबी ठीक गया है, हाँ बट मुझे ऐसा फील होता है कि तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जाएगा, क्योंकि तूने जो हरकत की है ना वो जीटीओ में, हाँ वो पकड़ेंगे जरूर। हुआ ये, जब चेस नंबर 25 सबसे आखिरी का मैं ही था, 25 ही बंदे स्क्रीन ही हुए थे, सब लोग जा चुके हैं लंच करने के लिए, मैं बैठा हूँ। मेरे को अभी भी याद है, सामने घड़ी टंगी हुई थी, तो उस पर 5 मिनट हो गए। 5 मिनट हुए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। मैंने कहा चलिए आप कहीं ना कहीं कंसिडरेशन हो। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट होते मेरे हाथ कांपने शुरू। मैंने कहा कोई 2 बंदे ऐसे हैं जो बोलने इसको लेंगे, तीसरा बोला इसको तो बिल्कुल नहीं लूंगा, और मुझे लग रहा था वो जीटीओ ही था। अच्छा, फिर 20 मिनट हो गए, तब जाके मैं बिल्कुल shocked हाथ हो पैर गया। फूल गए मैंने कहा होंगे। यार अब तो गया मैं, मेरे को पता नहीं, वो बोलने के जाती चलो तुम तो बेकार, तुम बाहर निकलो। मैं गया तो अंदर जाते के साथ उन्होंने बोला, अच्छा कमांडेंट ने इंटरव्यू लिया था। मुझे नहीं पता क्या रूल होता है कि जब भी कमांडेंट इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, हाँ दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, तो डेप्यूटी इंटरव्यू ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हमको हाउ डज इट फील टू बिकम अ लास्ट चेस नंबर। मैंने कहा सर बहुत डर लग रहा था, मैंने यही बोल दिया। मैंने कहा मैंने गाने गाने शुरू कर दिए थे। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, इंटरव्यू कैसा जाएगा, कॉन्फ्रेंस कैसा जाएगा, आप लीड देते हो। तो मैंने बोला ना, मैंने गाने गाने शुरू कर दिए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बोल देगा एक आधा गाना गा के सुना, हाँ। और मैं फिर गाना गा दिया था। मैं तो तैयार था उसके लिए, बट वो मुझसे भी 4 कदम आगे बोले ठीक है इट्स ओके गाना गाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गाने के लिए तैयार था, पर उन्होंने मना कर दिया।
तो उन्होंने बोला अंकुर कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सर मेरठ यूपी। तो उन्होंने बोला अंकुर मेरठ के बारे में मेरे को कोई भी 2 चीज़ बताओ और स्पोर्ट के बारे में मत बताना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ। स्पोर्ट के बारे में बहुत फेमस है। तो हाँ। मैंने बोली 1857 रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था सर, ओगरना टेम्पल है। बोले ठीक है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर हमारी देश की जो पहली रैपिड रेल है मेरठ और दिल्ली के बीच में कंस्ट्रक्ट हो रही है, हाँ हाँ ईयर एंड तक हो सकता है शुरू हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो हो जाएगी। हाँ। बोला अच्छा। मैंने कहा सर देश का वाइडेस्ट जो एक्सप्रेस वे है मेरठ और दिल्ली के बीच में है। सबसे पहला भी। हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर ये प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, हालांकि वो गाजियाबाद से, बट ठीक है मेरठ आता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इंडिविजुअल कुछ और बता। मैं 2-3 मिनट, मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लिया। मैंने कहा बता तो रहा हूँ और कितना बताऊँ, 2 पॉइंट पूछे थे 3 बता दिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ और बता। तब मैंने बोला कि 2-3 सेकंड का पॉज लेके मैंने कहा सर रावण की ससुराल थी मेरठ। अब जैसे ही बोला रावण की ससुराल, बाकी लोग थोड़े मुस्कुराए बट वो बिल्कुल शांत बैठे हुए। हाँ। बोले नहीं यार माइथोलॉजी नहीं, कुछ और बता। अब ये मैं सोच रहा था मैं हस्तिनापुर भी बोल दूंगा फिर मेरठ में, बोला नहीं ये नहीं। फिर मैंने कुछ और चीज़ें गिनवानी शुरू करी जो बेसिक है, जैसे मेरठ की मिठाइयाँ कुछ मशहूर हो गई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो ये था कि मैं सोच रहा था मेरठ कैंट के बारे में बता दूं, बट मैंने खुद को बोल दिया था अगर मेरठ कैंट के बारे में बताएगा तो ये इनका डोमेन आ जाएगा। हाँ। कैंट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कितना ही जान लूँ मुझे नहीं पता। नहीं पता लगेगा। तो इवेंचुअली मैंने कैंट को नहीं बोला। फिर मैंने बोल दिया कि सर वेस्टर्न यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी CCS मेरठ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो और कुछ बता। मेरे को इसमें मज़ा नहीं आया। मैंने कहा सर वैसे तो किसी दिन मेरठ आना मैं पूरा घुमा दूंगा, अभी मेरे को इतना ही याद आ रहा है। तो फिर से वो थोड़ा मुस्कुराए, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला अंकुर मेरठ की कुछ ऐसी चीज़ें बता जो तुझे लगता है कमियां हैं और जो तू लगता है कि तू ठीक कैसे करेगा। मैंने कहा मेरठ में जाम का इशू रहता है और मुझे लग रहा है कि जैसे रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सप्रेस वे बना है, तो जाम तो रिजॉल्व हो जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कहा सर एजुकेशन की प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने बहुत सेफ टॉपिक चूज़ किया था, एजुकेशन में हमेशा रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो मैंने बोला सर एजुकेशन में रिफॉर्म होने चाहिए। बोला कैसे? मैंने कहा सर कई बार ऐसे तो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनके लिए हमेशा हमको स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। बोला अच्छा। तो मैंने कहा सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें चली। बोले कैसे? मैंने कहा अभी SI की वैकेंसीज आई थी यूपी में ही, हाँ हाँ। अभी ट्रेनिंग चल रही है। मेरा खुद का दोस्त है, मैंने कहा सर बहुत पैशनेट था सेवा करने के लिए यूपी की। तो मैंने कहा सर ऐसे जब पैशनेट लोग जाएंगे तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। तो कुछ और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किए तो बड़े खुश हुए, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अंकुर तेरी ग्रुप से रिकमेंड कौन होना चाहिए। अब मेरा चेस नंबर 25 था। हालांकि मैं औरों के बोल सकता था, मेरे दिमाग में थोड़ा प्रेशर भी था, तो मैंने बोला सर चेस नंबर 25 इज द ओनली पर्सन हु शुड बी रिकमेंडेड। हाँ। तो वो थोड़े मुस्कुराए, बोले ठीक है अंकुर हो गया तुम्हारा, जाओ। तेरे को तो बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्या हुआ मेरे साथ? अब मुझे पता था ना, जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुट करने शुरू किए थे ना स्टार्टिंग में, हाँ जब उन्होंने बोला था ये नहीं ये, मैं हाँ। इंटरेस्टेड नहीं, कुछ और बताओ कुछ और बताओ, हाँ। तब मुझे समझ आ गई थी कि मैंने कहा ये मेरी पेशेंस ही चेक कर रहे हैं जो मैंने लूज कर दी थी लूज कर देता है। GD के टाइम पर। और ये बात मुझे रात को समझ आ गई थी। मैंने कहा हो सकता है इस चीज़ में मुझे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे मुझे नहीं पता था, पर तोड़ेंगे जरूर इतना मुझे क्लियर था। वो 20 मिनट के कॉन्फ्रेंस के वेट में मुझे क्लियर हो गया था। कॉन्फ्रेंस में जब चल रही थी तब भी मुझे फील हो गया था। मैंने कहा लोग चाहते तो है रिकमेंड हो, पर अब मैं होऊंगा ही नहीं मेरे हाथ में। तो मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया था। इवेंचुअली जब मैं लौट के जा रहा था, वो कमांडेंट जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे वैलिडेट करके भेजा था कि यार अंकुर GTO संभाल लियो। शायद उसी के अंदर थोड़ा गलती कर दी, वो मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के। मैंने कहा ठीक है सर, मन मन में बोला हो गया, फिर ठीक है चलो, फिर निकल गया मैं आगे। फिर इवेंचुअली चेस नंबर 25 कॉल हुआ। उस टाइम पे 7 बंदे रिकमेंड हुए थे, 7वां मैं था। फिर आराम से अपना रोए हुए बढ़िया तरीके से, फिर मजा। अच्छा, जो सुहागरात वाला रूम होता है जिसमें तो खाली 2 बंदे रहते हैं ना, उनमें उनमें नींद नहीं आती है, तुम सोते तो होगे नहीं। नहीं एक्चुअली ना, ये पहला SSB था जहाँ पे मैं जाके गिल्ट करा था, भगवान ने स्क्रीनिंग क्यों करा दिया। अच्छा। क्योंकि ऐसा था ना, बेंगलोर में ऐसा सीन होता है कि आपको चेस नंबर भी नोट डाउन होते हैं ऊपर रूम के ऊपर, हाँ। इस चेस नंबर से इस चेस नंबर तक इस रूम में रुकेंगे। हाँ। चेस नंबर 23 तक एक अलग रूम में रुके हुए थे। चेस नंबर 23 से 6 बंदे और ऊपर कर दो रुके हुए थे। अब 24 से लेकर 6 बंदे आगे रुकने थे, बस स्क्रीनिंग ही 2 बंदे हुए थे। तो हम लोग ऑब्वियसली बात है 7 बेड थे उस रूम में और मुझे उसे रुकना था। इवेंचुअली रुके भी हम ही। अब मैंने कोशिश करी कि मैं किसी और रूम में शिफ्ट हो जाऊं, ऑर्डरली से बात करी कि मैंने कहा भैया बेड उठा के किसी और रूम में मैं ले जाऊंगा, बट मेरे को अकेले नहीं सोना। बट बोला नहीं। तो मैंने उस बंदे से बात करी, मैंने कहा यार कहीं और चले गया। बोला उसने भी कोशिश करी, क्योंकि 2 बंदे पहले दिन 5 दिन निकालने परेशान हुई। बहुत यार, बॉन्डिंग ही नहीं बनी, बॉन्डिंग सब खत्म हो गया वहां पर। मैंने कहा ठीक है जो हुआ हुआ ठीक है। फिर मैं पहला दिन तो बड़ा खराब गया था। अच्छा। फिर जो अच्छा शुरू होना शुरू हुआ फर्स्ट सेकंड डे से हुआ, जब साइक हो गया, साइक मुझे करने के बाद में फील हुआ कि मेरा साइक अच्छा हो गया है। तब मैंने सोचा चलो अब SSB पर ही फोकस करते हैं, बाकी बॉन्डिंग बाद में देखेंगे। अपने रूम में मैं कम ही रहा, अपने रूम में सोने आता था, बाकी पूरे दूसरे रूम। ये तो यार होता है, जब एक रूम का अपनी बॉन्डिंग में जाती है, दूसरी रूम की अपनी बॉन्डिंग में जाती है, वो फिर रह गया तो मैं रह अकेला गया। ऐसा बंदा था सब रूम में घूम रहा था। मैंने बहुत लड़के, मुझे बात करनी बड़ी आदत है, मैं दोस्त बहुत इजीली बनाता हूँ। तो मैंने बहुत लड़के ऑफेंड किए हैं। जैसे एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। तेरी है? हाँ है। तेरी है? हाँ। मैंने कहा तेरी भी गर्लफ्रेंड है? तेरी कैसे हो सकती है? अब इस बात पे ऑफेंड हो गया। ऐसे मैंने पता नहीं इस तरह के जोक क्रैक कर करके बहुत ऑफेंड किए। एक बार आपसे सवाल भी पूछा गया था ना कि यार तुम दोस्त कैसे बनाते हो? हाँ हाँ। क्या कहानी है उसकी? वो क्या सीन है कि मेरा थर्ड
वो अटेम्प्ट था अभी जिसमें मैं आउट होके आया था कॉन्फ्रेंस आउट, तो उसमें इंटरव्यू चल रहा था मेरा। तो मिश्रा सर हैं, वो बहुत फेमस है वो कोस्ट गार्ड में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमको दोस्त बनाने के क्या क्राइटेरिया होते हैं तुम्हारे, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लिया था। तो मैंने बोला था, मैंने सर मुझे दोस्त बनाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को मैं अपना दोस्त बना सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ पर क्राइटेरिया बनाने की जरूरत पड़ गई वहाँ पर या ना तो आप अच्छे व्यक्ति हो ना ही आप अच्छे दोस्त बन सकते हो, क्योंकि दोस्ती के लिए कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति जो आपका दोस्त है वो अच्छा ही है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो लंबे टाइम तक आपका दोस्त टिकेगा नहीं। बस इतनी सिंपल सी बात होती है। उस पर बड़े सेटिस्फाई थे वो कि चलो वेल आंसर्ड। ऐसे कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू तो मेरे बस वो पहले वाला वो शकुनी वाला छोड़ दे तो मेरे 3 इंटरव्यू ने तो मेरे को मुझे लगता है कि हमेशा पास ही किया। बट ये मोहब्बत वाली बातें कब शुरू हुई कि अब मुझे ना फौजी करनी है, ये कौन सा? लास्ट जब रिकमेंडेशन हुआ उसके बाद में मुझे लाइफ के लिए इतना क्लियरेंस आ गया था कि अब मैं आर्म फोर्सेस में जाऊंगा। और उसी के बाद में मैंने बोला 3 महीने प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद में 3 महीने की प्रिपरेशन वो फोकस्ड सीडीएस के लिए ही थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, क्योंकि मेडिकल फिट तो मैं था उस टाइम पे। तो अब मुझे लगा कि चलिए आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और मैंने फिर पूरा फोकस अपना सीडीएस पे ही डाल दिया था, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सीडीएस में लास्ट अटेम्प्ट है आईएमए का, और अगर निकलेगा तो आईएमए ही निकलेगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मुझसे ओटीए कभी नहीं निकलना था। हाँ, एटलीस्ट क्योंकि जीएस मेरा बहुत वीक था। इंग्लिश में चलो स्कोर कितना भी कर लूं, बट अगर दूसरा सब्जेक्ट इतना वीक 60 तो 80 या 90 तक ही पहुंचता, 107 तक नहीं पहुंचता। मैंने जितने भी मॉक दिया कभी मेरा 90 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, तो मुझे पता था कि ओटीए नहीं निकला, आईएमए में ही मेहनत करता है। गांठ बांध लो इस बात को, आईएमए एएफए निकलना ज्यादा आसान है अगर मैथ्स अच्छी है तो। Exactly. अगर भाई का जीएस में से 40 नंबर होते भाई एएफए भी नाम ले लेता अपना। अरे यार मजा आ गया। सबसे आसान है अगर मैथ्स है। एनडीए में उल्टा हुआ करता था, एनडीए में मैथ्स की वेटेज कम थी, सीडीएस में मैथ्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। अब ना ये सारी कहानी में मैं जाना चाहूंगा मेडिकल की शुरुआत ऐसे करते हैं एकदम जीरो से। ठीक है, मेरे को मेडिकल शुरू करना है, तो पहले ना वो सारी चीजें जो पहले लोग मानते हैं वो क्या है कि मेडिकल क्या होता है, तो खुशी के ठिकाने नहीं होते पहले तो। देखिए पहले मैं बोलता हूँ, मेरे को ये जो लास्ट रिकमेंडेशन हुआ था, साइकोलॉजिस्ट हमारे आए थे हाँ, रिकमेंडेशन के चेस्ट नंबर देने के लिए। हम्म, तो उन्होंने ये बात बोल दी थी कि रिकमेंड हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम अकेडमी जा रहे हो। अकेडमी जाने से पहले कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है अच्छा, कि तुम खुशी में पागल हो जाओ, हालांकि मैं हो गया था पर ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फाइनल मेरिट क्लियर करना बहुत जरूरी है। फाइनल मेरिट तो चलो ठीक है सेकेंडरी हो गया, क्योंकि सीडीएस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जो बंदा, मैं अभी भी जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, पूछते हैं कि कैसे रिकमेंड होना है, फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि पहले जाके मेडिकल चेकअप करा लो, एटलीस्ट बेसिक चेकअप करा लो। जैसे अपना चेस्ट एक्सरे हो गया, आईज टेस्ट हो गए, अब ये नॉकनीज हो गया, या फिर हैंड जो कैरी एंगल्स होते हैं, ये बेसिक चेकअप होता है, इतना ज़रूर करा लो। क्योंकि जब आप सीडीएस जैसा एग्जाम क्रैक करके मेडिकल आउट होते हो ना, तो भाई जमीन आसमान कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है दुनिया में, सब खराब हो जाता है। तो मेडिकल आउट मैं बस यही चाहता हूँ कोई बंदा ना ही हो, जो बंदा रिटर्न क्लियर करता है, रिकमेंड होता है, वो बड़ी मेहनत करके होता है। तो मेडिकल्स के लिए इतना होता है कि अपना बेसिक चेकअप आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लीजिए, अगर अच्छा है तो ठीक ठाक हो सके तो प्राइवेट से करा लीजिए सारे मेडिकल क्राइटेरिया, क्योंकि किसी प्राइवेट में भी काफी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। बट मैंने बोला बेसिक चीजें। अभी बेसिक का ना क्या होता है, हर जगह फिटनेस फॉर्म होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप वो फिटनेस फॉर्म लेके जाओ और ना हर डिपार्टमेंट से जाके चेक करवा लोगे। और गवर्नमेंट से कराने का क्या है कि तुम्हें अगर कहीं पता लगता है कुछ, बाहर जाके वो प्राइवेट में जाके क्रॉस चेक करा लो। बट मैंने देखा एक बात नोटिस करना, एक्चुअली मेरा फादर ना गवर्नमेंट में ही है, सो ही टोल्ड मी कि पुलिस वाले आते हैं, अफसर जितने भी यूपी पुलिस में जो भी भर्ती हो रहा है ऑफिसर रैंक तक, वो सब चेक कराएंगे। एंड व्हाट आई नोटिस कि पुलिस का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, सेम मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा आर्मी का भी है। तो शायद ही कोई ऐसा टेस्ट हो जाता है जो रह जाता है, जैसे एमआरआई आई थिंक रह जाता है, और थैलेसीमिया नाम की 2 चीजें रह जाती हैं, बाकी तो सारी चीजें चेक हो ही जाती हैं। आपका 95-98% पूरा चेक हो चुका होगा। फिर तो भाई अब भाई आगे बताएंगे कि एक मेडिकल में रिकमेंड होने के बाद दूसरे की मेडिकल कहानी क्या थी, ठीक है ना। पहले मेडिकल में मेरे को फिट कर दिया था। हाँ, अब जब मैं मेडिकल फिट हुआ, जब ऐसा होता है जब आप मेरिट आउट होते हैं ना, तब आपको दुख बहुत होता है, बट आपको ये क्लियर होता है कि अब मैं केवल यहाँ मेरिट तक क्लियर करनी है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं मेडिकली फिट हुआ था और मेरिट आउट हुआ था, उस टाइम पे दुख बहुत था, बट ये था कि अब यार बस मेहनत कर ले, कोई ऐसा पेपर निकाल ले जिसके अंदर मेरिट का सीन ना हो। तो सीडीएस बहुत क्लियर पेपर होता है। तो मैंने सीडीएस क्रैक किया, रिकमेंड हुआ। तो जिस दिन रिकमेंड होता उस दिन मुझे आंसू इसीलिए थे कि यार मेडिकल्स तो क्लियर और मेरिट का कोई सीन नहीं। बट जब मेडिकल्स मेरा हुआ तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर देकर अनफिट किया। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कई बार ऐसा होता है ना, व्हाइट कलर हाइपरटेंशन बोलते हैं इसे। हाँ, जब आपका वैसे अभी बीपी मेजर कर लो नॉर्मल है, कभी भी कर लो नॉर्मल है, बट वहां पर जब ऑफिसर आपका बीपी चेक करता है, क्योंकि पता है ये बीपी की रीडिंग आपकी जिंदगी बदलेगी, वहां पर आपका बीपी शूट करता है। हर किसी का करता है, नॉर्मल सी बात अब है। वो लोग उस चीज को कंसीडर नहीं करते। वहां पर जब पहले जो कोस्ट गार्ड वाला मेडिकल था वहां पर भी चेक हुआ, वहां पर भी थोड़ा शूट किया, बट उन्होंने 2-3 बार मौके दिए। अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, मौके दे देते हैं। वहां पर फिर मैं कंट्रोल कर गया था, यहाँ पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। बड़ी एंट्री थी, मुझे लग रहा था बस ये और क्लियर हो जाए, मेरिट तो हो जाएगी, बट यहाँ पर मैं फंस गया। तो हाई बीपी दिया, मेडिकल अनफिट किया, मुझे लगा चलो अपील में तो हो ही जाएगा।
अब अपील में क्या सीन हुआ कि मेरे को एम्बुलेटर लगाया, अपील में थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एसएमबी में यार मेडिकल क्लियर कर दो। अगर अपील में आते तो और ज़्यादा इंटेंस चेकअप होना शुरू होता है, बॉडी में कुछ कमी ना हो वो निकाल देंगे फिर। तो मेरे को जब एम्बुलेटर लगा, आपको 24 आवर्स तक रीडिंग चेक होती है, तो मेरे को दिन का रीडिंग नॉर्मल था, रात को नींद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि रात का रीडिंग आपका थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया, अब कार्डियोलॉजिस्ट ने फिट बोला, अब वहां जाके एचओडी ने अनफिट कर दिया, उन्होंने बोला कि रीडिंग ज्यादा है। मैंने कहा अगर रीडिंग ज्यादा भी अनफिट करना था तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास क्यों गए? कार्डियोलॉजिस्ट ने पूरा दिल छान मारा इसका, सब कोना छान मारा कि भाई इसके दिल में कहाँ कहाँ क्या है, और कार्डियोलॉजिस्ट आराम से आके कहता है यहाँ तो बेटा तुम फिट हो तो अब बस वही रहता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इवेंचुअली लास्ट डिसीजन डॉक्टर का ही होता है। अब मैं वो बहुत परफेक्ट होता है, मैं उनको गलत बताऊं, शायद मैं गलत हूँ, हाँ बट पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा। हाई बीपी है तो उन्होंने लगा होगा कि बंदा कहीं हाई टेरेन पे जाएगा, वहां पर बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको चेकअप कराना चाहिए, और चेकअप कराओ और तब वहां पर जाओ। तो प्रिपरेशन ही तब शुरू करो डिफेंस फोर्सेज की जब आप 100% लग रहा है कि फिट हो। अगर थोड़ा सा भी चांसेस लग रहे हैं ना यार, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, आप कुछ बेटर कर सकते देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ ठीक होती हैं, जैसे फ्लैट फुट, नॉक नी, कैरी एंगल भी कई जगह तक ठीक हो जाता है कहीं तक। तो उस चीज में मेरा ये मानना है आप अपने आप को मेडिकली टेस्ट फिट और अनफिट मत करो, तैयारी शुरू कर दो, ये वक्त के साथ ठीक हो जाती है। ठीक है, बैकअप प्लान तो भाई ने भी रखा, सबको ही रखना चाहिए, मैंने रखा, सबको ही रखना चाहिए, वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि मेडिकल हमारे हाथ में है ही नहीं। बट भाई अभी मेरे को बताओ, रिकमेंडेशन के बाद जब होते हैं उसके बाद एक दुख पैदा होना शुरू होता है, वो होता है मेडिकल के फॉर्म भरना। कितने फॉर्म भरे थे यार मेडिकल में तो बस ये मानो कि हम लोग जब जिस दिन रिकमेंड हुआ था उस दिन लगा के चलो अब चिल हो गया। अभी पता नहीं था कुछ बड़ा आने वाला है, तो हम लोगों को फिर बुलाया गया, 7 लड़के रिकमेंड हुए, हम लोग हमारे हाथ में इतने एक चार पता नहीं। अच्छा मैं तो फिर भी एक ही जगह से हूँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रहते गई हैं, बताते गई और उनकी जॉब गई है, तो उनको उतनी फॉर्म ज्यादा फिल करने पड़ते हैं। अब फिल कर रहे हैं, शाम को 4 बजे बैठे, 6 बज गए, फॉर्म ही फिल किया जा रहा है, किसी में गलती होगी तो और ज्यादा लेने जा। बस इतना था कि यार कोई मेडिकल के फॉर्म हमारे, कई बार हमने तो किया कि हमारे साथ में एक टीएस की एंट्री आई थी, तो जूनियर्स बैठे हुए थे, मैंने उनसे कराया, मैंने कहा भाई कर दो यार, हेल्प कर दो। यार वो रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं, अरे बहुत ज्यादा सीनियर तो अपन नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने हेल्प भी किया। फाइनली मैंने कहा चलो ठीक है, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने उनको जरूरत के टाइम, मेरे पास फोन होता था, क्योंकि हम लोग जो रिकमेंड होते तो शाम के टाइम पे बैंगलोर में 2-3 घंटे के लिए फोन मिलता है। मैंने कहा तुम्हें किसी से बात करनी है फोन पे मत करो, वहां तो भीड़ बहुत होती है, मेरे से कर लो, और मेरा फॉर्म भर दो। मैंने फॉर्म भरा दिया उनसे। यार बट एक बात बहुत सही लगती है कि आप रिकमेंड नहीं हो तब तक सुबेदार आपको चलो हाथ में चल, एंड द मोमेंट यू गेट रिकमेंडेड, आओ बैठो। हाँ ऐसी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है यार पर मदद बहुत करते हैं यार, बॉस देते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सब सारे मेडिकल के हेल्प वो कर देंगे, फ्लैट फुट है भाई तू ये बॉल लगा ऐसे कर, बट यार मदद बहुत होती है वहां पर, ये बात तो सच है। पर यार एसएसबी में जो मेडिकल का अनऑर्गेनाइज्ड थिंग स्ट्रक्चर्ड हो रखा है, कितना परेशान करता है? और देखिए मेडिकल अगर कुछ ऐसी जगह है, जैसे एएफएमसी से मेरा, सॉरी बैंगलोर में मेरा मेडिकल हुआ, तो वहां पर मेरा मेडिकल 3 दिन में फिनिश हो गया था, 3 या 4 दिन में फिनिश हो गया था। बट कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जैसे बड़े हॉस्पिटल हो गए, बेस हॉस्पिटल हो गया, अब वहां पर मेडिकल ही नहीं चल रहा होता बंदों का, वहां पर ओपीडी भी चलती है, वहां पर लोगों के रेगुलर ट्रीटमेंट चलते हैं। अब वहां पर जब आपके रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होगी। अब जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो वो जो मेडिकल प्रोसेस 3 या 4 या 5 दिन का है, वही आपका 1 महीना ले जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। बट ठीक है, अब उनका ऐसा प्रोसेस है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब इसकी कहानी में जब ये चल रहे थे, एक बात तुमने कहीं नोटिस भी की होगी, कई लोगों ना कान में से मैल था उनको वापस भेज दिया। नहीं ये बेंगलोर में हुआ था, कुछ लड़कों के कान में मैल था, ठीक है, बट वो जब उनको वैक्स आया कान में तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो बाय लक है फिर तो यार। मेरे को तो डॉक्टर अच्छे मिले थे वहां पर, उन्होंने उनको बोला कि ठीक है अगली बार आओ, 1 दिन का टाइम दिया, क्योंकि वहां पर फिर सेंटर के बाहर जाने का भी टाइम लगा उन लोगों को। वो वैक्स क्लीन करा के आए, फिर वो वापस नेक्स्ट डे गए और उन्होंने उनको फिट कर। भाई हकाल देते हैं, एक तो बोलते बहुत कम है, आउट ठीक है लिख दिया कहानी खत्म। ठीक है, उनको मतलब ऐसा है कि बात तो करनी ही नहीं है, ठीक है ना, डॉक्टर बात ही नहीं करता है। मतलब देयर वाज वन एक्सपीरियंस कि एक कैंडिडेट आया बैठा, ही वाज टेलिंग कि उसको स्कोलियोसिस नाम की प्रॉब्लम है और ये एयरफोर्स में तो फिट है बट आर्मी में नहीं है, समझाना चाहता नहीं है। उसने जैसे ही बैठा समझा रहा है शट योर माउथ और जस्ट लीव, गेट आउट, ठीक है, तो वो बहुत गंदा हो जाता है। सो वी हैव टू गो बाय देयर वर्ड्स और बड़ी प्रोसेस में चलना होता है। अच्छा भाई ये क्या है कि मतलब एक बार चल मेडिकल हुआ, मान लो मेडिकल में आपको टीआर मिला, फिर क्या हुआ? मेडिकल में टीआर मिला तो मेरे को हाइपरटेंशन का इशू बताया था, हाँ फिर अब मुझे ये पता था कि मेरे को हाइपरटेंशन नहीं है। एक बार तो ये पहले क्लियर कर चुका मेडिकल से। दूसरा ये था कि अगर हाइपरटेंशन होता तो आपसे बात करते हुए तो बीपी ऊपर होता मेरा, अब चिल लूं। तो मुझे पता था कि हाइपरटेंशन मुझे नहीं है, तो मुझे लगा था कि यार मैं मेडिकल क्लियर कर जाऊं।
तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस ऐसे ही चिल होके 42 डेज कंप्लीट होने से पहले ही मैं लगभग 30 डे पे चला गया था। थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करी थी, बट उसमें मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चला। मेरे जैसे लोगों का कहाँ दिमाग चलेगा मेडिटेशन में। तो फिर मैं चला गया मेडिकल्स के लिए, और मेडिकल्स में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर मेरी रात की रीडिंग थोड़ी ज़्यादा गई थी, क्योंकि नर्वस हो गया था मैं वहाँ पर। प्रॉब्लम नर्वस होना ही है, प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर कभी नहीं। कभी नहीं होता। तो अब वही है ना कि यार अगर हमारे जैसा का हाई थोड़ा बीपी नहीं होगा तो किसका होगा? वहाँ जाकर खून तो ज्यादा चाहिए ना, जो बाल मारे। बट ठीक है, अब उन्होंने कर दिया, वहां पर हो गया अनफिट। नहीं, फिर टीआर के बाद स्टेजेस क्या होती है? मतलब एक टीआर मिला, उसके बाद क्या करना पड़ता है? टीआर के बाद में देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन आपको मिल गया, 42 डेज का आपको टाइम मिलेगा। हाँ, आप कहीं पर भी फॉर्म फिल कीजिए, आपके पास में 7 आपके पास में ऑप्शन आएंगे जिसमें हॉस्पिटल आपको जाना है। जैसे मेरे करीब दिल्ली पड़ रहा था बेस हॉस्पिटल, मैंने दिल्ली फिल कर दिया। 42 डेज आपको मिलते इसलिए ताकि आप उस जो भी आपको प्रॉब्लम उसको क्योर कर पाओ। आप क्योर कीजिए 42nd डे पर या 42nd डे से पहले कभी भी जाकर रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद में आपका फिर से मेडिकल चेकअप होगा। इस बार थोड़ा और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जैसे मैंने बताया अपील में थोड़ा इंटेंस होता है। और फिर उसके बाद में आपको चेक करेंगे। उम्मीद होती है कि अपील में ज्यादातर लड़के क्लियर कर लेते हैं, फिर जो अपील में भी क्लियर नहीं कर पाते, फिर उनके पास एक और ऑप्शन होता है, वो उनकी चॉइस नहीं होती कैंडिडेट की, जैसे फिर वो आरएमबी फिल करते हैं। जैसे मैंने आरएमबी फिल किया, रिव्यू मेडिकल बोर्ड। अच्छा, मेरी आरएमबी का भी कॉल आया नहीं है, बट ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आ जाए। तो वो आरएमबी फिल करती है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड के अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके डॉक्टर्स ने डिसीजन लिए होते हैं, वो आपकी पूरी फाइल चल रही होती है एसएमबी से लेकर। तो जितने भी डॉक्टर्स ने आपके लिए डिसीजंस लिए होते हैं वो वहां पर व्यू किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हाइपरटेंशन का इशू बताया, तो कोई भी जो स्पेशलिस्ट कार्डियो सर्जन होगा वो मेरी फाइल उठा के देखेगा, वो देखेगा कि इस बंदे के साथ कुछ किया जा सकता है क्या। जैसे मैंने बोला कि रात का बीपी थोड़ा सा ज्यादा आ गया था, तो उसने पक्का मेरी फाइल देखी होगी, उसे लगा होगा कि यार अगर नर्वसनेस अगर उम्मीद करता हूँ वो डॉक्टर ऐसा देखे तो डेफिनेटली वो मेरे को बुला लेगा आरएमबी के लिए। तो अगर डॉक्टर ऐसे देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस बंदे के साथ कुछ किया जा सकता है, तो वो सारे डिसीजंस ओवरटर्न कर देते हैं, क्योंकि वहां पर बैठते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल अगर बैठेंगे तो सबके क्रॉस करके बोल देंगे फिट है, जा तो अकेडमी। बट ऐसा हो सकता है कि वो केवल डाउट के बेस पर बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बंदे की उंगली नहीं है, उसने आरएमबी फिल कर दिया। अच्छा, अब यार अनफिट है तू, ठीक है, आरएमबी की कॉल आएगी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है आरएमबी की कॉल आती है, कई बार नहीं आती है। आरएमबी की कॉल आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता आप फिट हो ही जाओगे, और अगर नहीं आ रही इसका मतलब अनफिट है, आगे ट्राई करें, बस इतना होता है। आरएमबी आना ना आना आपके हाथ में नहीं होता, फिल कर दीजिए। आरएमबी एक केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप उनको लग रहा है कि आपको फिट किया जा सकता है तो डेफिनेटली दे विल कॉल। आरएमबी आखिरी स्टेजेस के बाद है कुछ? इसके बाद कुछ नहीं है, घर बैठो अगली तैयारी। ओह गॉड, ये सब था। अच्छा, ये आपने पहले वाला एक तो फेक वाला जो था गलती से रिकमेंडेशन, उसमें तो घर वालों को सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अब जो तुम्हारा लास्ट रिकमेंडेशन था, यू क्राइड। हाँ एग्जैक्ट, ठीक है, लाइक एनी अदर नॉर्मल गाय यू क्राइड, ठीक है। बट उसके बाद क्या घर वालों को बताया, दोस्तों बताया? इस बार रुक जाओ भाई, बाद में बात करेंगे, क्या सीन हुआ? इस बार मैंने बहुत डिस्क्लोज नहीं किया था। अच्छा, पहली बार जो रिकमेंडेशन हुआ था, तो पहली बार जो खुशी होती है ना वो अलग होती है। हाँ, तो मैंने सबको बताया, मोहल्ले पड़ोस को सबको बता दिया, रिलेटिव्स को पता चलेगा कि पंडित जी का लड़का अफसर बन रहा है। अब वो मेरिट आउट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि यार बेइज्जती वाली बात हो गई। तो फिर इस बार मैंने किसी को भी इस बार नहीं बताया था, कि बस पेरेंट्स को पता था, कुछ जो बहुत करीब दोस्त है उनको पता था, कुछ टीचर्स को पता था। इस बार पता चल गया कि मेरे घर पे वेरिफिकेशन आ गई थी पुलिस में। मैं ये चाह रहा था कि वेरिफिकेशन बाद में आए, पहले मेरा मेडिकल का रिजल्ट आ जाए। बट किस्मत इतनी खराब थी कि जस्ट मेडिकल की कॉन्फ्रेंस होने से एक दिन पहले मेरे घर पे वेरिफिकेशन आ गई। अब जैसी वेरिफिकेशन आई तो यार फिर पता चल गया कि बंदा तो कुछ हो रहा है। अब चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर खुशी हुई, सभी लोगों को खुशी होती है। बट नेक्स्ट डे मेरे को मेडिकल आउट कर दिया गया, तेरे को तो हाइपरटेंशन है। मैंने कहा यार हाइपरटेंशन पे कौन एडमिट करे? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाँ, है ना? हाइपरटेंशन मतलब मेरा सिर नहीं फटने वाला, मतलब हाई बीपी है भाई का, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है थोड़ा सा, ये सीन है। और वो भी नहीं है, बट उन्होंने बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मतलब जब से आया ना भाई, एकदम शांत है, एकदम चिल्ड है, ठीक है। तो भाई को सुबह से मैंने बिठा रखा जबकि, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, ये सब हो गया बात, ठीक है, भगवान करे सब आपके अकॉर्डिंग हो, मेरिट में तो नाम आ ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं रहता। बट यार इससे 3-4 साल 5 साल की जर्नी में तुमने ये तो सोच लिया होगा ना कि मैं बॉल डांस पे किस डेट के साथ जा रहा हूँ? नहीं यार, देखो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ ना, जो मेरी हरकतें अब मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि मैं सरकाज़म में लोगों की बहुत इंसल्ट करता हूँ, जैसे भी बताया। अब यही चीज मैं कई बार अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स है ना उनके साथ भी कर देता हूँ। तो अब जब मैं ये हरकतें करूंगा ना, तो कोई आपकी दोस्त है वो तो आपके साथ टिकेगी, बट जो आप में इंटरेस्टेड है वो जज कर जाएगी, यार इसके साथ रहने ही देते, बेइज्जती कर देगा। तो मैंने अक्सर ये किया है। तो गर्लफ्रेंड तो यार कभी रही नहीं, अच्छा, अभी भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि बॉल पार्टी में अकेले डांस करेंगे समोसे और वाइन के साथ, बहुत मजा आता है। ला भाई मिठाई का डब्बा ला यार भाई। तो भाई देखो, अंकुर कौशिक भाई आए हैं मेरठ में, और जिस दिन तुम सिलेक्ट हो उस दिन तुम भी आओ, ठीक है। मिठाई विठाई खाएंगे, बिरयानी खाएंगे साथ में। भाई मीठा थोड़ा कम खाता है।
थैंक यू भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यार याद रखो, एक दिन तुम्हें भी आना है, नंबर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा, अपने आप देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में होगा। तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम लोग भी आओ और ऐसी कुछ कहानियां बताओ, ठीक है। थैंक यू अंकर भाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पटा लेना समोसे भाई में, ज्यादा मजा है नहीं। अरे भाई कोशिश करेंगे। चलो मैन, थैंक यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।